चलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एक्सप्लोरिंग साइंटिया। वी आर बैक ऑन चैनल और एक नया लेक्चर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन क्लास 10th बोर्ड से रिलेटेड चैप्टर, बोर्ड ओरिएंटेड चैप्टर। जितने भी कंसेप्ट इसमें होंगे वो बोर्ड ओरिएंटेड होंगे। जितने भी सवाल हम करेंगे या जो भी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो बोर्ड ओरिएंटेड होगी। और मैं इतना आपसे प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइम लगे तो पढ़ लेना, वो मैं सबसे बोलता हूँ कि भाई देखो, जो भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है, कोई भैया पढ़ाते हैं, कोई भी पढ़ाता है, ठीक है, कितना भी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है, एट लास्ट आपके लिए एक बार तो बुक की रीडिंग दे देनी चाहिए। लेकिन इस लेक्चर के बाद अगर आप वो बुक नहीं भी पढ़ोगे ना, तो मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी कंसेप्ट पता होगा, ठीक है, और जिसने पढ़ी है उससे ज्यादा पता होगा, ठीक है। तो क्या नहीं पढ़नी है बुक, भाई पढ़ लेना, फिर भी थोड़ी बहुत टाइम लगा के, ओके। अच्छा, जब जागो तभी सवेरा। अपनी लाइफ में इस कोट का मतलब क्या है? इस कोट का मतलब है बेसिकली जब भी हम अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, जिस दिन भी मैं सोच लेता हूँ कि मेरे को खुद में ये चेंजेस लेके आने हैं, और उस दिन से मैं उस काम को, उस चेंजेस पे वर्क करना स्टार्ट कर देता हूँ, वही मेरी क्या हो जाती है, लाइफ की एक नई मॉर्निंग हो जाती है। मैं यहाँ पे तुम लोगों को कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने नहीं आया, ठीक है। मैं तो बहुत से कड़वे सच बोलता हूँ, ठीक है, बहुत से कड़वे सच बोलता हूँ। तो मैं तुम्हें कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन देने नहीं आया, बस इतना बताने आया हूँ कि जब जागो तभी सवेरा। इस कोट के साथ अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इतना मैं बता देता हूँ कि आज तक अगर तुमने अपने आप पर काम नहीं किया है, खुद को जो गलतियां तुम कर रहे हो और उसको करते जा रहे हो और ये मान लिया है कि नहीं मैं तो यही करता हूँ और यही करता रहूंगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, और उससे अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में दिक्कत आ जाएगी आगे और फिर भी वो तुम कर रहे हो, तो खुद के साथ बहुत गलत कर रहे हो, ठीक है। तुम में वो कैपेसिटी है, तुम में वो एबिलिटी है, तुम जानते हो इस चीज को, बस थोड़े से प्रोकेस्टिनेट कर देते हो कभी कभी और चीजें कर नहीं पाते, ठीक है। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट से कि कोशिश करो, बेटर कर सकते हो, बहुत बेटर कर सकते हो। लेक्चर को शुरुआत करते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ओके। केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में हमें पढ़ना है सबसे पहले कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा भाई कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ओके। तो अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, इस पे बात करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दूं, भावनाओं में भेजाओगे, मोटिवेशन से बाहर आते और चैप्टर पढ़ते, क्योंकि मोटिवेशन से तो कुछ होने वाला नहीं है, अंत में आपको पढ़ाई काम आएगी। तो देखते हैं केमिकल रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, देखो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि whenever there is a change whenever there is a change there is a chemical change and a new substance form, उसी को मैं क्या बोलता हूँ, एक केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शन बोलता हूँ। जब भी कोई केमिकल चेंज हो, जब भी कोई नया सब्सटेंस बने, भाई केमिकल चेंज का क्या मतलब है, कोई नया सब्सटेंस बन जाना। मैंने दो चीजों को मिलाया और तीसरा कोई नया सब्सटेंस बन गया, जो कि उस जो तीसरा सब्सटेंस बना, उस तीसरे सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है इन दोनों की सब्सटेंस की प्रॉपर्टी से डिफरेंट है, ठीक है। तो मैंने A प्लस बी गिव्स सी, ठीक है, मतलब मैंने ए जोड़ा, बी, ए और बी को मिलाया और मेरे को क्या मिल गया, सी मिल गया, ठीक है, मेरे को क्या मिल गया, सी मिल गया। तो केमिकल रिएक्शन का बेसिकली क्या मतलब होता है कि whenever there is a chemical change and a new substance is formed, ठीक है। कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन तुमसे पूछता है कि क्या केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो कि बोर्ड में आने की चांसेस बहुत ही कम है कि भाई तुमसे कोई डेफिनेशन तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं ईच एंड एवरी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होता है हमने जान लिया, whenever there is a chemical change and a new substance form, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं।
अब यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाली चीज़ है, देखो ऐसा नहीं होता कोई भी टॉपिक इतना नहीं सोचेगा कि नहीं यार ये तो फालतू की चीज़ है, इसको क्या पढ़ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मान कर दे चुका है, एक मिनट रुको। ठीक है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म। ठीक है, केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। ये पॉइंट हाईलाइट करने वाला है, इस पे स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है। ठीक है, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है ना, नया सब्सटेंस बनता है, जबकि फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस पर हम आगे भी बात करेंगे। ठीक, अच्छा, अब एनसीईआरटी में आगे हमसे कुछ गाथाएं गाई जाती हैं, कुछ बातें की जाती हैं, उसमें बताती हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। तो देख लेते हैं भाई कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। इतना तो कोई भारी टॉपिक है नहीं, इतनी तो कोई हम परेशान नहीं हो जाएंगे इससे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस समय जब वो रिएक्शन हो रहा है तब तब बेसिकली मेरे को क्या क्या चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं उस रिएक्शन में, उसी को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। ठीक है, कोई डाउट? तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन में मैं क्या देखता हूँ कि भाई जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो मैं देखता हूँ कि कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, जैसे मेरा एक बहुत ही फेमस, मतलब फेमस तो नहीं, मतलब यहाँ पे फेमस नहीं कहीं और, मतलब जहाँ भी मैंने पढ़ा है वहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि भाई केमिकल रिएक्शन देखना है, घर में चाय बना लो एक। ठीक है, एक प्याली में चाय ले लो, मतलब एक बर्तन में चाय, दूध ले लो, पानी ले लो, चीनी ले लो और रख दो गैस पे, मस्त बढ़िया चाय बन जाएगी। ठीक है, तो जब चाय बन रही होगी तब क्या क्या देखोगे? तब देखोगे उसमें से कलर चेंज हो रहा होगा भाई, हमारी जो सफेद सा दूध था अब वो ब्राउन होने लगेगा। ठीक है, थोड़ा सा तो पत्ती डालिए ना आपने वहां पर। ठीक है, तो कलर चेंज हो रहा है, हीट निकल रही होगी, गैस निकल रही होगी। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है भाई, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है। ठीक है, देखा, चाय बनाते बनाते हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, कलर चेंज हो रहा है, और क्या हो रहा है? अरे भाई गर्मा चाय बन रही है, गरम गरम चाय बन रही है, तो टेम्परेचर नहीं चेंज करोगे क्या? टेम्परेचर चेंज हो रहा है भाई, क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा, और क्या हो सकता है भाई? अच्छा, और क्या हो सकता है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो सकता है, स्टेट चेंज हो सकता है। ठीक है, स्टेट चेंज हो सकता है। बोल, अरे भाई ये तो दोनों पॉइंट नहीं थे चाय का, ये आपने गद्दारी कर दी। गद्दारी नहीं करी है, देखो पढ़ने वाली बात है, चाय से बाहर आ जाओ। ठीक है, गर्मी का समय है, चाय वाय क्या मतलब है? देखो प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? एक बार हम कैमरा चेक कर ले, कैमरा जी को चेक करने देते एक बार। कैमरा जी चल रहे, देखो कैमरा जी है तो हम है। ठीक है, कैमरा जी है तो हम है। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? ठीक है, पीपीटी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, पीपीटी, पत्रकार पोपट नहीं, सॉरी, पीपीटी, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन का मतलब होता है कि भाई देखो देखो मेरे पास दो टेस्ट ट्यूब थी, मान लो ये दो टेस्ट ट्यूब है। ठीक है, अब मैंने इसमें एक लिक्विड लिया, इसमें एक लिक्विड लिया। ठीक है, दोनों को देखा, देखते देखते मैंने सोचा क्या करूं, मिला दिया। ठीक है, दोनों को मिला दिया, और जब मैंने इन दोनों लिक्विड को मिलाया, ठीक है, तो जब ये मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब थी, ये दूसरी टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर कुछ लिक्विड भरा पड़ा था, इसमें दूसरा लिक्विड भरा पड़ा था। ठीक है, मेरे मन में बच्चों थी, मैंने क्या करा, दोनों को मिला दिया तीसरी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो जब मैंने तीसरी टेस्ट ट्यूब में देखा, मैंने देखा लिक्विड तो हमारा है। ठीक है, लेकिन बीच यहाँ पर कुछ हमारा सॉलिड सा बन गया है। क्या बन गया है? कुछ सॉलिड सा बन गया है। ठीक, ये जो सॉलिड सब्सटेंस बना, मतलब दो लिक्विड को मिलाने पर अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस नीचे आपको टेस्ट ट्यूब में दिखाई देता है, उसी को आप क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन से? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कतई ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस पर डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछ लेते हैं कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन कौन सा होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सारी राज यहाँ नहीं खोलेंगे। ठीक है, अभी हम कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक, भाग नहीं रहे।
शांत, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। क्या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया कि भाई दो टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों को जो जो लिक्विड था उसके अंदर उन दोनों को मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद मैंने देखा कि भाई उस जो दोनों लिक्विड थे, लेकिन दोनों लिक्विड को जैसे मिलाया तो उसमें अंदर एक कुछ सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया, और जब वो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म हो गया तो मैंने उसका नामकरण कर दिया कि भाई आज से तेरा नाम प्रेसिपिटेट, ठीक है। क्लियर है? क्लियर है? प्रेसिपिटेट का मतलब। स्टेट चेंज का मतलब, स्टेट चेंज तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं। स्टेट चेंज हम देखते हैं ना कि बर्फ हमने ली है और बर्फ से पानी बन गया, तो ये हो गया हमारा स्टेट चेंज। इसी को स्टेट चेंज बोलते हैं, एकदम से स्टेट चेंज बोलते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझो, वी कैन नॉट टेक दिस एग्जांपल इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। मैं जानता था बच्चे इसी में भावना में भेजेंगे कि भाई देखो हम बर्फ से पानी बनता है वो स्टेट चेंज होता है, हाँ वो बचपन में पढ़ा था ना, हाँ बस। देखो स्टेट चेंज का यहाँ पे ये मतलब है कि जैसा भी मैंने तुमको बताया कि दो लिक्विड बना, मिलाया और सॉलिड बन गया, तो पहले तो आपके पास लिक्विड ही था ना, कुछ नया सॉलिड सब्सटेंस वहां पे फॉर्म हो गया, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई गैस लूं और उसका सॉलिडिफिकेशन किसी और केमिकल फॉर्मूले में हो जाए, ठीक है, तो भी उसको मैं क्या बोलूंगा, स्टेट चेंज बोलूंगा। नाउ दिस चेंज इज नॉट अ फिजिकल चेंज, ये कोई फिजिकल चेंज नहीं। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता है, ठीक है। देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है देखो फिजिकल चेंज में क्या होता है भाई, हमारा H2O था यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। मैंने इसको हीट कर दिया, हीट करने से क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है भाप बन के उड़ने लगेगा। तो क्या यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो गया? क्या H2O का फॉर्मूला चेंज हो गया? नहीं, H2O का फॉर्मूला वैसा का वैसा ही है, केवल मात्र उसका स्टेट चेंज हुआ है। तो फिजिकल चेंज में फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, केमिकल फॉर्मूला चेंज नहीं होता है, मात्र फिजिकल स्टेट चेंज होता है। जबकि तुम्हारा केमिकल में जो हम लिखते हैं स्टेट चेंज होना और इट में अगर, तो इसमें क्या होता है, हमारा फॉर्मूला ही चेंज हो जाता है, ठीक है। उसको तुम नया सब्सटेंस बोलोगे लेकिन उस एलिमेंट का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, किसी और फॉर्म में वो एग्जिस्ट करने लगेगा। समझ में आ गई? क्लियर है? ठीक है। तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। कलर चेंज होता है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर, प्रेसिपिटेट और स्टेट चेंज, ठीक है। आगे बढ़े। ये हमारी पहले पन्ने की गाथा मैंने आपको सुना दी जो एनसीईआरटी पे लिखी हुई। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि देखो वो एक्टिविटी तो पढ़ाई नहीं, एक्टिविटी की हमने अलग से सोच रखा है, अलग से सारी एक्टिविटी अलग से सम अप करूंगा, थ्योरी में साथ उसको नहीं मिलाऊंगा, ठीक है। जो चीजें हैं, हाँ कुछ एक्टिविटीज हैं जो थ्योरी के साथ पढ़ी जा सकती है, उसको थ्योरी के साथ ही पढ़ाऊंगा, और कुछ एक्टिविटी हम अलग से बात करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिस्टर्ब हो जाता है हमारा, डिस्टर्ब हो जाओ, ठीक है भाई, मिटा दे इसको, नोट्स कर लो। देखो नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो देखते समय, लेक्चर देखते समय नोट्स जरूर बनाना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैं सोचना बस पढ़ के जाऊंगा और चला जाऊंगा। देखो जो पढ़ के चला जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, जो पढ़ के चला जाएगा उसके 80 में से 65 आ जाएंगे। देखो मैंने पहले बोला था, सच्ची बात बोलूंगा, अब तुम्हें कड़े भी लग सकती है। जो सिर्फ पढ़ के चला जाएगा उसके हो सकता है 65 आ जाए 80 में से, और जो नोट्स बना के ले जाएगा 80 अप टू 80 आ जाएंगे उसके। हाँ पढ़ना भी है, ठीक है, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है। चलो मिटा देते। तो एक छोटा सा कंसेप्ट, ठीक है, हमने समझ लिया। आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इस पे जरा बात कर लेते हैं, इस पे जरा चर्चा कर ली जाए। तो देखो दुनिया में ब्रह्मांड में बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारे रिएक्शन है, जैसे मैंने भी बोले बैठ के एक रिएक्शन कर दिया, रिएक्शन जैसे मैंने करा तो एक अंकल आए, ठीक है, खाली घूम रहे थे, अंकल आए मेरे पास, बोला कि देखो बेटा आपने रिएक्शन तो बहुत बढ़िया किया, थैंक यू। तो उन्होंने बोला कि देखो पर मेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को इसको लिख के समझाओ, ठीक है। मैंने उनको लिख के समझाया, मैंने लिखा मैग्नीशियम, जैसे मैंने रिएक्शन किया, मैंने क्या लिखा कि भाई मैग्नीशियम when react with
रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, ठीक है, प्रोड्यूसेस मैग्नीशियम ऑक्साइड। पहले ये लो अंकल, ये लो लिख दिया मैंने। अंकल बोले कि बेटा लिख तो दिया, पर ये जो रिएक्शन है ना आपका बहुत ही लंबा चौड़ा रिएक्शन है, इससे तो हमारा पेपर भर जाएगा। पेपर भर जाएगा? बोला हाँ भाई पेपर भर जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो मैंने देखो अंकल सोल्यूशन देते हैं आपको, गुस्सा देखो, ठीक है। तो मैंने बोला कि देखो अंकल ऐसे कर लो, आप इसको वर्ड में लिख लो, ठीक है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे लिख लो, ठीक है। अंकल ने बोला नहीं, अभी भी मजा नहीं आया, ठीक है, अभी भी भाई थोड़ा तो भर जाएगा, अभी भी देखो इतना बड़ा बड़ा तुम लिख रहे हो, ठीक है। मैंने बोला अंकल रुको, मैंने बोला देखो ऐसे लिख लो अंकल, ठीक है, आप कोई बार्गेनिंग नहीं चलेगी। मैंने बोला अंकल देखो सिंबल देख लो, सिंबल बना दिया मैंने, ठीक है, मैग्नीशियम का, ऑक्सीजन का, और ये हमारा हो गया ठीक। तो इस फॉर्म में मैंने लिख के उनको दिखा दिया और अंकल खुश, ठीक है। तो अब जरा कंसेप्ट पे वापस आते हैं। देखो इसमें हमने क्या है, केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन इज इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट आर केमिकल रिएक्शन। कोई भी तुमसे पूछने वाला नहीं है बोर्ड में, ठीक है। अब आ जाओ, देखो पहले हमने इक्वेशंस को क्या कैसे लिखा ना, हमने वर्ड्स में लिखा। तो वर्ड्स में जब लिखा भाई देखो ये तो बहुत ही छोटा सा रिएक्शन है, ठीक है, बच्चों वाला रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन हमारे पास बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस भी होते हैं, कैस्केड रिएक्शन भी होते हैं। अब ऐसे कैस्केड रिएक्शंस को लिखना ऐसे वर्ड्स में, ठीक है, वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेट कर देगा चीजों को, ठीक है। इसलिए हमने क्या करा, वर्ड में लिखा, देन वर्ड से भी मॉडिफाई करके हमने क्या लेके आए, सिंबल्स लेके आए, ठीक है। तो हमने एलिमेंट के सिंबल बना लिए, जैसे एम मैग्नीशियम के लिए Mg बना लिया, ऑक्सीजन के लिए O2 O बना लिया, ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, डायोटोमिक गैस है, तो O2 लिख दिया मैंने और MgO लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। मतलब एक केमिकल इक्वेशन को मैंने क्या कर दिया, इस तरह से दिखा दिया सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है। तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एक केमिकल इक्वेशन दो टाइप की बोल सकते हो, एक वर्ड इक्वेशन होती है, और एक इक्वेशन फॉर्मूला इक्वेशन होती है, ठीक है, जिसमें हम केमिकल फॉर्मूले लिखते हैं इक्वेशन के। तो ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला इक्वेशन है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमने जो इक्वेशन है, जो रिएक्शन है, उसको हर एक एलिमेंट का अपना अपना फॉर्मूला लिख रखा है। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसका फॉर्मूला लिख रखा है, ऑक्सीजन का फॉर्मूला लिखा है, और मैग्नीशियम का जो कि एलिमेंटल फॉर्म में, तो मैग्नीशियम हमने लिख रखा है। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, क्या ये सबको क्लियर है? हाँ, इसमें किसी को डाउट आ सकता है तो जरूर पूछे मेरे से कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमारा इक्वेशन था। अच्छा, कुछ ऐसे कंफ्यूज होंगे, भाई यहाँ पे एस क्यों लगाया है, यहाँ पे जी क्यों लगाया है, यहाँ पे एस क्यों लगाया है। तो देखो कंफ्यूजन दूर कर देते। देखो अगर मेरे को अपने, देखो पहले क्या होता है ना, पहले लैब में एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है, उसके बाद उसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखा जाता है। पहले मैंने कुछ मिलाऊंगा, ठीक है, फिर मैं देखूंगा अरे ये क्या बन गया, फिर मैं उसकी कैलकुलेशंस करूंगा, उसको थ्योरेटिकली देखूंगा, ठीक है। तो पहले एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन, उसको उस रिएक्शन को लिखा जाता है, ठीक है। मेरे को पहले से नहीं पता कि भाई मैं मैग्नीशियम, मैंने ऐसे नहीं कि भाई चलो क्या करें खाली बैठे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ लिख के देखता हूँ क्या बनता है, अरे ये ओ इधर कर दो, ये मैग्नीशियम इधर कर दो। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। सॉरी, क्या होता है, हम लैब में पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद उसका केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है। तो पहले मैंने क्या करा, रिएक्शन किया है, ठीक है। जब रिएक्शन करूंगा तो हाथ में तो सामान उठाऊंगा ही ना, ठीक है, तो दिखेगा मेरे को कि मैं सॉलिड ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर आप सॉलिड मैग्नीशियम ले रहे हो तो सॉलिड लिखोगे, ऑक्सीजन अगर गैस की फॉर्म में ले रहे हो तो G फॉर गैस, ठीक है, और S फॉर सॉलिड, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सिंबल्स हैं ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ऐसे हम लिख सकते हैं S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड, ठीक है, G फॉर गैस,
ए क्यू फॉर एक्वस। क्लियर है? ठीक है, कैमरा को चेक कर लिया जाए। ठीक है, तो ये जो हमारे देख रहे हैं, एस फॉर सॉलिड होता है, एल फॉर लिक्विड होता है, जी फॉर गैस होता है, ए क्यू फॉर एक्वस होता है। ठीक है, देखो अगर किसी को बहुत ही बेसिक लग रहा हो कि भाई आप तो बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हो, ठीक है, देखो बहुत ही बेसिक नहीं पढ़ा रहा, मैं चाहता हूँ हर एक स्टूडेंट जो है यहाँ पर सीख के जाए। ठीक है, हो सकता है आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो और आपको लग रहा हो कि आप भाई बहुत ही बेसिक करा रहे हो, मैं देखो बेसिक से उठा के स्काई तक लेके जाऊंगा। ठीक है, बट आप लेक्चर पूरा देखो। ठीक है, तभी तभी ना बता पाओगे कि लेक्चर कैसा है, जब लेक्चर पूरा देखोगे, है ना। कोई खाना मतलब ऐसे मतलब खाना थोड़ी है टेस्ट करके बता दी एक चम्मच खाए, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक, तो एस फॉर सॉलिड होता है, ठीक है, हमने बात कर ली। अच्छा, ए क्यू में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, भैया ए क्यू क्या होता है। ठीक है, ए क्यू बता देता हूँ ए क्यू क्या होता है। देखो ए क्यू क्या होता है, एक्वस। एक्वस का मतलब है सॉलिड भी हो जिसमें और लिक्विड भी हो जिसमें, जैसे नींबू पानी पिया बढ़िया, ठीक है, गर्मी का मौसम नींबू पानी पिया होगा, ठीक है, उसमें क्या होता है, सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है। ठीक है, और आपने बोला ग्लूकॉन डी, ठीक है, उसमें क्या होता है, हम पाउडर मिलाते हैं बाहर से आते हैं खेल खाल के, ठीक है, थोड़ा गंदे वंदे हो गए मतलब, तो उसमें हम क्या करते हैं, पानी का गिलास लेते हैं, ग्लूकॉन डी डालते हैं, एक सोल्यूशन बन जाता है, तो दैट सोल्यूशन इज एक्वस इन स्टेट। द फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन इज एक्वस। ठीक है, वो क्या है, एक्वस है, क्योंकि उसमें आपने वो सॉलिड भी है और उसके अंदर मतलब सॉलिड चीज भी है और लिक्विड तो वो वाटर है ही। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एक्वस हो गया। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, मिटा दे, आगे बढ़े। तो अभी तक हमने जो बात कर ली, हमने बात कर ली केमिकल रिएक्शन क्या होता है, हमने बात कर ली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल इक्वेशन पे भी हमने बात कर ली, वर्ड इक्वेशन क्या होती है ये हमने बात कर ली। ठीक है, अच्छा केमिकल इक्वेशन को हम एक और तरीके से थोड़ा सा क्लासिफाई कर सकते हैं, बैलेंस इक्वेशन और स्केलेटल इक्वेशन। तो उसके बाद उसके ऊपर बात करते हैं कि व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन और व्हाट इज स्केलेटल इक्वेशन। ओके, इसको मिटा दे, नोट कर लो, इसको मिटा देते हैं। एंड आई होप कि आप लोग लिख रहे होगे, मेरी बातों को मान रहे होगे। ठीक है, लिख ले भाई, लिख ले, लिख ले, अभी लिख ले, रुक जा, पॉज कर ले, लिख ले इसको भाई। ठीक है, हो जाएगा भला, अच्छे नंबर आ जाएंगे, मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाएगा, मनपसंद सब्जेक्ट मिल जाएगा तो वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना पड़ेगा जो तुम नहीं पढ़ना चाहते हो। ठीक है, वरना ऑलवेज, ठीक है, अरे लिख ले भाई, प्लीज प्लीज लिख ले, मेहनत से लिख ले, एटीट्यूड नहीं है मतलब, कहाँ मतलब, नहीं हो जा भाई, डिसलाइक नहीं करना, ठीक है ना, डिसलाइक नहीं करना, यार लाइक तो ऐसे ही कम आते हैं, तो मतलब वीडियो में भी डिसलाइक आने लगेंगे तो मतलब, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को मैं क्लासिफाई कर रहा हूं दो इक्वेशन में। ठीक है, एक होती है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है, इनकी इज्जत है, ठीक है, और एक होती है हमारी स्केलेटल इक्वेशन। नाम ही अच्छा नहीं है तो इज्जत कैसे होगी, ठीक है, नाम ही अच्छा नहीं है, स्केलेटल इक्वेशन, ये कैसा नाम है भाई, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, कुछ भी लग देते हैं लोग। ठीक है, स्केलेटल इक्वेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, अनबैलेंस इक्वेशन। सीधा साधा अनबैलेंस नहीं है सर, दिस इज बैलेंस, दिस इज अनबैलेंस, इजी टू रिमेंबर, नहीं इसको हम स्केलेटल बोलेंगे, क्यों पता नहीं, अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये हर चीज का रीजन होता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं बता भी सकता हूँ पर क्या ही करोगे जान के। ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा पहले स्केलेटल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो मैंने एक रिएक्शन लिखा, उसी को रिएक्शन को पकड़ के रखते हैं जरा अपने। ठीक है, ये मैंने रिएक्शन लिखा, मैंने रिएक्शन लिखा, मैंने देखा वाह क्या रिएक्शन कराया मैंने, फिर वो अंकल वापस आ गए, अंकल बोले बड़े क्या चल रहा है ये, हाँ क्या चल रहा है, कैसे कटेगी तुम्हारी जिंदगी, क्या रिएक्शन लिखा है तुमने। मैंने कहा अंकल क्या दिक्कत होगी। बोले बेटा एक बात बताओ, आइंस्टाइन भाई साहब के बारे में सुना आपने। मैंने हाँ अंकल सुना है, बड़े बड़े लोग हैं। बोले बड़े लोग हैं तो बड़े लोग बोल के गए मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने हाँ अंकल ये बात तो सही बोली आपने, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैंने अंकल ये बात तो पता है मेरे को बचपन से।
तो बेटा बोले तो बचपन से पता है, तो फिर ये क्या कर रहे हो, मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है। मैंने अंकल हाँ। बोला यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है। बोला यहाँ पे 1 है। बोला हाँ अंकल तो क्या प्रॉब्लम। बोला ऑक्सीजन यहाँ पे देखना कितना है। मैंने बोला 2। बोला यहाँ पे कितना है। मैंने बोला 1। बोला 1 ऑक्सीजन कहाँ चला गया। रिएक्शन कराया तो मास कैसे कम हो गया भाई। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होगा 32 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास होगा 16 ग्राम। मैंने बोला हाँ यार ये तो दिक्कत होगी भाई, यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 32 ग्राम और यहाँ पे ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, ये कैसे हो सकता है। तो बोला बेटा इक्वेशन गलत है आपकी। मैंने बोला अंकल इक्वेशन गलत नहीं है, ये तो मेरी भी पे आ गई। मैंने बोला नहीं इक्वेशन गलत नहीं होने दूंगा मैं। तो बोला इसको ठीक करो। मैंने बोला हाँ ठीक है अंकल ठीक करता हूँ। तो मैंने बोला अंकल क्या प्रॉब्लम हो रही थी आपको। मैं अंकल ने बोला देखो रिएक्शन लिखो। मैंने लिखा ठीक है। मैं बोला अंकल यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, आप यहाँ पे 2 ऑक्सीजन चाहते हो ना, ये लो बस खुश, बस अब तो छोड़ दो पीछा। मैंने बोला कि बेटा ये यहाँ नहीं लगाते। मैंने बोला कहाँ लगाएंगे। बोला यहाँ लगाएंगे यहाँ। ठीक है दूसरा मार्कर इस्तेमाल कर लेते हैं, 2 मार्कर है हमारे पास। ठीक है मार्कर की कमी नहीं है हमारे पास, ट्रक उतरते हैं मार्कर के। ठीक है आ जाओ वापस। ठीक है तो यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। देखो अगर यहाँ पे लगाओगे तो उस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा ना भाई, समझ रहे हो। देखो मैग्नीशियम MgO2 हो जाएगा वो। ठीक है वो नहीं हो सकता है, वो नहीं कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, हम नंबर लगा रहे हैं, हम कोफिशिएंट लगा रहे हैं और कोफिशिएंट हमेशा आगे लगता है। यहाँ जो लगाओगे ये तो ऑक्सीजन, यहाँ पे जैसे डायटोमिक गैस है ठीक है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सिर्फ एक एलिमेंट के रूप में, एक एटम के रूप में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे एक गैस, एक डायटोमिक गैस में प्रेजेंट है। तो अगर यहाँ लगा दोगे तो बेसिकली क्या होगा, वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है स्कूल में बताया तुम्हें किसी ने, स्कूल में बताया किसी ने कि यहाँ नील क्यों नहीं लगाना। स्कूल में यहाँ पे लगाते हैं बस मार देते हैं, बताया नहीं, बच्चा सस्पेंस में है यार पिटा क्यों है। ठीक है फिर वो यहीं लगाता है। हाँ ठीक है आ जाओ। तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। मैंने बोला अंकल अब तो खुश, अब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गए ना देखो। तो अंकल ने बोला देखो बेटा यहाँ पे 2 मैग्नीशियम भी तो हो गए। मैंने अंकल क्यों परेशान हो रहे हो, ये लो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम कर दिया, अब तो खुश हो जाओ, ये तो इक्वेशन बैलेंस हो गई। बोला हाँ अब मैं खुश। ठीक है तो मैंने बोला ठीक है आज से इस इक्वेशन का नाम ले देता हूँ बैलेंस इक्वेशन, क्योंकि इसको मैंने बैलेंस किया है। ठीक है और इस इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ अनबैलेंस इक्वेशन। ठीक है और कुछ लोग इसको स्केलेटल इक्वेशन भी कहते हैं, मतलब कुछ नहीं सभी कहते हैं, तुम भी कहना। ठीक है तो ये हो गई हमारी स्केलेटल इक्वेशन और ये हो गई हमारी बैलेंस इक्वेशन। कोई कॉम्प्लिकेशन थी इसमें, कुछ प्रॉब्लम थी इसमें बताओ। एक इक्वेशन जो कि बैलेंस्ड है। ठीक है अच्छा बैलेंस इक्वेशन से क्या समझते हो। अब किसी को तुमको लिखने के लिए व्हाट इज बैलेंस इक्वेशन, तो क्या लिखोगे, देखो लिखा दे, देखो लिखा देते हैं। ठीक है द नंबर ऑफ, यहाँ पे नहीं लिखाते हैं, रुक जाओ 1 मिनट, इसको मिटा देते हैं। ठीक है यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है पता नहीं शायद कैमरे में नीचे कट जाए। ठीक है इसको मिटा दो। ठीक है देखो इसको मिटा देते हैं, सिर्फ इज्जत नहीं दी वैसे भी, हमने इसको मिटा दिया। ठीक है इज्जत होना बहुत जरूरी बात होती है। ठीक है अब देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है भाई। बैलेंस इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन हैविंग इक्वल नंबर ऑफ मोल्स और एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है मोल्स है ना, ऑन इक्वल नंबर ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड्स ऑफ reactions, that is LHS and RHS। ठीक है एक ऐसी इक्वेशन जिसमें, ठीक है मतलब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर और इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स क्या होने चाहिए, किसी भी एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। ठीक है अब ये हम ये जो भाई ऐसा क्यों होना चाहिए, क्यों होना चाहिए टू सेटिस्फाई व्हाई वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई वी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस क्यों करते हैं भाई, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है टू सेटिस्फाई ठीक है टू सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है एक कंजर्वेशन ऑफ मास, आइंस्टाइन ने एक लॉ दिया था कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है तो कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंगली हम क्या बोल सकते हैं
वो लॉ गलत ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। अदरवाइज वो हमने जो इक्वेशन लिखी थी वो गलत हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक साइड हमारा क्या हो जाएगा, मास कम हो जाएगा, और दूसरी साइड एक उसी पर्टिकुलर एलिमेंट का मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमारा जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास वो वैलिड नहीं रहेगा, और इस लॉ को वैलिडेट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। इसमें कोई दुविधा, इसमें कोई परेशानी, क्यों करते हैं, पेपर में आएगा, लिख देंगे टू सेटिस्फाई कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। तो हमने बात कर ली केमिकल इक्वेशन, हमने बात कर ली बैलेंस केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर में हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये तो बस शुरुआत है, ठीक है, ये तो बस शुरुआत है। यहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चन बन जाएंगे, दो से ज्यादा नहीं, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है, दो से ज्यादा नहीं, ठीक है। हाँ, बोलेंगे भाई बैलेंस कहाँ, बैलेंस इक्वेशन के ऊपर। अब बोलेंगे तो ये आपने बैलेंस किया कैसे, ये बैलेंस हुआ कैसे, इस पे ही बात कर लेते हैं, ठीक है। हम तो आए पढ़ाने के लिए, बैलेंस हुआ कैसे इस पे ही बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बैलेंस करते कैसे, ठीक है। बोलते हैं हम तो बैलेंस करते हैं, तो हम यहाँ नंबर लगाते हैं, वहाँ नंबर, एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, उससे बैलेंस कर लेना उसको, ठीक है। तो देखो, इसको मिटा दूं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आज जरा बैलेंसिंग पे बात करते हैं। बैलेंसिंग कैसे करते हैं भाई, देखो बैलेंसिंग करने का कुछ रूल बना लेंगे हम, ठीक है। रूल क्या है, रूल ये है भाई, रूल ये है कि सबसे पहले हम बैलेंस करेंगे मेटल को, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे नॉन मेटल को, उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन को, और लास्ट में हम इज्जत देंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो स्टेप 1 है मेटल, स्टेप 2 है नॉन मेटल, ठीक है, स्टेप 3 है ऑक्सीजन, और स्टेप 4 है हाइड्रोजन। ये इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है, बैलेंस कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन को, ठीक है। क्लियर है, अच्छा। तो देखो, जैसे मैं एक इक्वेशन यहाँ पर लेता हूँ, जैसे एक इक्वेशन यहाँ पे लेता हूँ, जैसे हमने मैग्नीशियम की बात करी थी, ठीक है, हमने मैग्नीशियम की बात करी, ऑक्सीजन, ठीक है, MgO। दूसरा रिएक्शन ले लेते हैं, बोर हो गए रिएक्शन, दूसरा ले लेते, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड HNO3, ठीक है, इट गिव्स कैल्शियम नाइट्रेट प्लस H2O, ठीक है। ये इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है, इसको हमको बैलेंस करना है। तो देखो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले बैलेंस करो मेटल को। अब इसमें मेटल ढूंढो, मेटल 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 मेटल, ये है मेटल, ठीक है। तो मेटल को मेटल मिल गया, अब यहाँ पे मेटल चेक करो, इधर मेटल कितने और इधर मेटल कितने। देखो इधर मेटल कितना है, 1, यहाँ भी मेटल कितना है, 1, ठीक है, अच्छा, ठीक है, अच्छा। तो हमारा मेटल तो क्या है, बैलेंस है, मेटल तो क्या है हमारा, बैलेंस है, अच्छा। अब हम देखेंगे क्या, नॉन मेटल, अब हम क्या देखेंगे, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल को हम देखेंगे, नॉन मेटल नॉन मेटल नॉन मेटल, ये नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 1, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है, 2, देखो यहाँ पे 2, ये 2 बाहर भी है, ठीक है। तो एक यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हुए, 2, ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पे भी 2 नाइट्रोजन हो चाहिए, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे ना, तो मेरे को यहाँ भी 2 नाइट्रोजन चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। क्लियर है, क्लियर है, अच्छा। तो मैंने नॉन मेटल बैलेंस किया, अच्छा। अब मैंने कुछ नंबर लगाया, जैसे ही मैं नंबर लगाऊंगा स्टेप 1 पे वापस जाऊंगा, मैं देखूंगा कैल्शियम में कोई बदलाव तो नहीं आया, कैल्शियम 1 है, कैल्शियम 1 है, हमारा कैल्शियम सही सलामत है, ठीक है। नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन 2 है, नाइट्रोजन भी सही सलामत है। अब ऑक्सीजन, अच्छा, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं, अच्छा। ये ऑक्सीजन यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1, ठीक है। तो यहाँ पर भी कितनी होनी चाहिए, 2। अब बच्चे बोलेंगे अरे भाई यहाँ पे नहीं दिख रही तुमको ऑक्सीजन, ये भी तो ऑक्सीजन है, ये भी तो ऑक्सीजन है, दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। उसको अभी भूल जाओ, उसको मैं नहीं देख रहा हूँ अभी, उसको छुपा लो, उसको भूल जाओ, ठीक है। किसी को गिननी है गिन लेना,
ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। मैं इसी तरीके से बता रहा हूँ। देखो इस ऑक्सीजन को मत गिनोगे, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 2, यहाँ पे भी कितनी है चेन 2, ठीक है। तो ऑक्सीजन बैलेंस की क्या मैंने नंबर लगाया, स्टेप 1 पे वापस जाऊंगा। जैसे मेटल देखो 1 है 1 है, नॉन मेटल देखो 2 है 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। नाइट्रोजन देखो तो हाइड्रोजन देखो 2 हाइड्रोजन, ठीक है। 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इक्वेशन होगी बैलेंस। बोला कहाँ से बैलेंस होगी भाई, इसको तो आपने देखा ही नहीं। आओ आओ बच्चों आओ आओ, देखो कितने ऑक्सीजन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे कितने ये 2 और ये 3 और मल्टीप्लाई 6 और यहाँ पे 2, तो 6 + 2 8 ऑक्सीजन इधर है हमारे LH, जिस तरह से आप कर रहे हो उस तरह से कर रहा हूँ, तो 8 ऑक्सीजन इधर है। अच्छा यहाँ पे कितनी है 6 और यहाँ पे कितनी है 2 8, बैलेंस, ठीक है। बैलेंस हो गई ना। देखो समझो, ये जो अगर तुमको कभी भी ऑक्सीजन मिल जाए इस तरह से SO4 2- की फॉर्म में मिल जाए, CO3 2- मिल जाए, NO3- मिल जाए, तो जब भी तुमको ऑक्सीजन इस तरह से मिलेगा किसी ग्रुप के साथ मिलेगा, इन ग्रुप्स में मिलेगा, तब इसको ग्रुप में ही लेना, ठीक है। इसको अलग से मत गिनना। देखो मैंने सिर्फ ये नाइट्रेट ग्रुप देखा, मैंने शुरुआत से नाइट्रेट ग्रुप पे फोकस किया, इस पूरे ग्रुप पे फोकस किया कि ये नाइट्रेट ग्रुप यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है। मैंने जैसे ही 2 लगाया पूरा का पूरा डबल हो गया, है ना। जैसे ही मैंने 2 लगाया पूरा का पूरा नाइट्रेट ही ग्रुप 2 हो गए। मैंने सिर्फ नाइट्रोजन नहीं देखा, मैंने क्या देखा, नाइट्रेट ग्रुप। इसी तरह से आप भी क्या देखोगे, ये ग्रुप से फोकस करना। SO4 कितने यहाँ पर 1 है, इधर कितने 2, ऐसे इस तरह से आपको करना है, समझ में। इस पे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेके आऊंगा बैलेंसिंग पे, जो सिर्फ बैलेंसिंग के क्वेश्चन पे ही होगा, केवल और केवल बैलेंसिंग पर ही होगा, ठीक है। तो अगर अब इस यहाँ पर मैं क्यों नहीं करा रही, यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहा, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी है तो अपना टाइम बर्बाद मत करो, जितना भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। अब जिसके बैलेंसिंग उतनी अच्छी नहीं है और जिसको सीखना है तो वो एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा 5-10 मिनट का, ठीक है। 5-10 मिनट में हो जाएगा, तो 5-10 मिनट का वीडियो बना दूंगा जिसमें आप केवल बैलेंसिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, जो जिससे सवाल आपका जिसका वेटेज आई थिंक 2 या 3, जिसका वेटेज आप बोल सकते हो 2 नंबर का है, ठीक है। और अगर किसी और क्वेश्चन में भी डाल दे तो 2 या 3 नंबर का वेटेज रख सकते हैं, तो वो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उसको देख लेना। अगर किसी का भी यहाँ पर बेसिकली बैलेंसिंग वीक है तो उसके लिए सेपरेट एक लेक्चर आएगा, वो देख लेना, ठीक है। क्या बहुत बड़ा होगा, नहीं 5-10 मिनट का होगा बस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। अब हमें केमिकल रिएक्शन पढ़ने, कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं लेक्चर में। तो बेसिकली अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, ओके। अभी तक हमने बैलेंसिंग पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो देखो एक फ्लो चार्ट मैंने एक शॉर्ट नोट्स के बनाकर पूरे बोर्ड को भर दिया है, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर तुम उसको बना लोगे तो सारे के सारे जितने भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस है वो एक बार में बहुत ही शॉर्टली रिवाइज कर लोगे, ठीक है। बहुत जितने भी रिएक्शंस है वो सब तुम्हारी आंखों के सामने लिख दिया, ठीक है। अगर आप इसको बना लोगे तो आपको ये बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, देखो मैंने यहाँ पे सबके जनरल फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। ये देखो, ये मैंने यहाँ पे सबके जनरल फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इन जनरल फॉर्मूले से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। पर लेटेस्ट ट्रेंड के थ्रू आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन उतने नहीं आ रहे, ठीक है। लेकिन हाँ आ जरूर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा नहीं आ सकते, पर हाँ आ सकते, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखो क्या होता है कि तब दो रिएक्टेंट को ए और बी दो रिएक्टेंट को मिलाओगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, एक प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अच्छा
इसके एग्जाम्पल क्या है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि दो रिएक्टेंट को मैं मिला रहा हूं और मेरे को क्या मिल रहा है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिलता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, A + B गिव्स C, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको अपने दिमाग में छाप लेना, इतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और रिपीटेड सवाल इस पे आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देखोगे तो इस पे सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड इसमें लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड लेता हूं जिसको मैं क्या बोलता हूं, क्विक लाइम, क्या बोलता हूं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम मैं इसमें लेता हूं और वाटर, तो क्विक लाइम और जब वाटर को मिलाता हूं तो मेरे को मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं क्या बोलता हूं, स्लिक लाइम, क्या बोलता हूं, स्लिक लाइम। और मेरे को क्या मिलती है, हीट। मतलब इस रिएक्शन को अगर जब मैं बीकर में कर रहा हूँगा, ठीक है, और जो मेरा सोल्यूशन मेरे को मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब मेरे को मिलेगा तो मैं ये देखूंगा कि बीकर को जब मैं टच करूंगा ना तो बीकर का जो टेम्परेचर होगा बढ़ जाएगा, बीकर मेरे को गर्म लगने लगेगा, ठीक है, बीकर मेरे को क्या लगने लगेगा, गर्म लगने लगेगा, क्योंकि हीट रिलीज होगी, जब ये रिएक्शन होगा हीट रिलीज होगी, तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है, और जब तापमान बढ़ जाएगा हमारा बीकर गर्म हो जाएगा। इसका मतलब ये कौन सा एग्जांपल होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हीट इवॉल्व होती है, निकलती है, उसको बोलता हूं एक्सोथर्मिक। ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। देखो हीट एब्जॉर्ब होगी तो बीकर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बीकर ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब की है उसने, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, तो बीकर का जो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, बीकर तुमको गर्म लगने लगेगा। ये एक्टिविटी में भी बोला हुआ है, उसमें बोलता है कि फिर टच करके देखो बीकर को कैसा लग रहा है, ठीक है, गर्म लगेगा, ठीक है। अब क्या बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, नहीं, इतना ज्यादा गर्म नहीं होगा, पर हाँ तुमको फील होगा वो, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, एंडोथर्मिक क्या होते हैं, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अभी इतना याद रखना है, फिर वापिस आते हैं इस पे, ठीक है। वापिस आते हैं अपने केमिकल रिएक्शंस पे। जो हम एग्जांपल देख रहे थे, कैल्शियम ऑक्साइड H2O प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और में क्या मिलेगा, हीट। ये व्हाइट वॉशिंग का रिएक्शन होता है। देखो अपने घर में हम क्या करते हैं, व्हाइट वॉशिंग करते हैं ना, अभी दिवाली आएगी 1-2 महीने बाद, तो हम देखेंगे व्हाइट वॉशिंग्स होते हैं सबके घर में, मतलब यूजली भी होते ही हैं, ठीक है, बट ज्यादातर लोग, ठीक है, दिवाली के टाइम पे हम करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, व्हाइट वॉशिंग में हम क्या करते हैं, चूना जो होता है, देखो कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसे कहते हैं चूना, ठीक है, हिंदी में इसको चूना बोलते हैं। चूने को पानी में मिलाएंगे और दीवार पे कर देंगे, ठीक है। अच्छा, जब तुम दीवार पे उसको कर दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को एक्चुअली तुमने दीवार पे कर दिया, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एटमॉस्फेरिक CO2 से, ठीक है, यहाँ पर CO2 ये गैसियस फॉर्म में है, एटमॉस्फेरिक CO2 ऑब्वियसली, तो ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, और एटमॉस्फेरिक CO2 के साथ रिएक्शन करने से क्या होगा, बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा, ठीक है। व्हाइट पीपीटी यहाँ पर बनेगी, ठीक है, और H2 यहाँ पर निकल जाएगा और इवोपरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइमस्टोन, क्या बोलता हूँ इसको मैं, लाइमस्टोन। तो देखो तीन चीजें, पहले मेरे पास क्विक लाइम था जिसको मैंने कन्वर्ट किया स्लेक लाइम में, और फिर अगर उसके साथ एटमॉस्फेरिक CO2 जब रिएक्शन करेगी तो मेरे को क्या मिलेगा, लाइमस्टोन, ठीक है। तो ये ऑर्डर भी याद रखना, क्विक लाइम, स्लेक लाइम एंड लाइमस्टोन, ठीक है। व्हाइट पीपीटी यहाँ पर मिलती है। इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस के लिए, एसिड बेस में बताऊंगा इसको डिटेल में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को चेक करने के लिए भी ये रिएक्शन किया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, मतलब CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो हमारा जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसको लाइम वाटर में बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करता है तो मिल्की अपीयरेंस यहाँ पे आता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ना, तो बीकर में इसको करोगे तो यहाँ पे कैसा आएगा, मिल्की अपीयरेंस आता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। ये बात हुई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। अच्छा, कॉम्बिनेशन के एग्जांपल कुछ और देख लेते हैं, जैसे कार्बन अगर O2 के साथ रिएक्शन करेगा CO2 मिल जाएगा तुमको, ठीक है, CO2 मिल जाएगा तुमको। यही अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तुमको वाटर मिल जाएगा, ठीक है, क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल होगी कॉम्बिनेशन
रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन अच्छे से समझ आ गया कि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, बहुत ईजी है। दो रिएक्टेंट को मिलाऊंगा, एक प्रोडक्ट मेरे को मिल जाएगा, और उसका एग्जांपल तुमको ये दिमाग में रखना ही रखना है, ठीक है। और कुछ अदर एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी में जो दिए हुए हैं वो यहाँ पर लिख दिए। अच्छा, अब बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में मैं बताया हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज। एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, ठीक है। जब भी कोई नेचुरल गैस को तुम जलाओगे तो क्या होगा भाई, हीट निकलेगी। हम उसको जला क्यों रहे, ताकि मेरे को हीट मिले, ताकि तुम हीट के लिए तो मैं किसी भी नेचुरल गैस को जलाता हूँ ना। हमारे घर में गैस होता है, ठीक है, और अब जैसे जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगा। तो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। रेस्पिरेशन, अच्छा ये रेस्पिरेशन को हम क्यों बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, अगर आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, अगर आप रेस्पिरेशन की इक्वेशन लिखेंगे तो हम लास्ट में क्या देखते हैं कि हमको एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है। क्या मिलता है, एटीपी मॉलिक्यूल मिलता है। तो वो एटीपी जो मॉलिक्यूल मिल रहा है वो क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो हीट हो, एनर्जी हो, तो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। उस एनर्जी जो रिलीज होती है रेस्पिरेशन में, उसको हमने ट्रैप कर लिया है। क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, जिसको हम कहते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। ये हमने लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, याद आया कुछ, ठीक है। इसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, ठीक है। अगर किसी भी वेजिटेबल मैटर से अगर वो डिकम्पोज होंगे, उस पे होंगे, तो उससे क्या होगा, हीट रिलीज होगा। हम देखते हैं कि जहाँ पे ये अगर हम ऐसे कूड़ा कचरा कहीं फेंक देते हैं और वेजिटेबल मैटर डिकम्पोज हो रहे होते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, वहां पर हीट रिलीज होती है, जिससे कि आसपास क्या हो जाती है, थोड़ी गर्मी भी, टेम्परेचर भी राइज हो जाता है, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन और वेजिटेबल मैटर में भी क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये हमारा क्लियर हुआ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एक ये एग्जांपल पढ़ा कैल्शियम ऑक्साइड वाला, और एक हमने बात कर ली अदर एग्जांपल्स ऑफ जो हमको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इसके अलावा हमने बात करी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस की, रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मेटल, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बोलोगे भाई एंडोथर्मिक के क्यों नहीं बताए, एंडोथर्मिक के भी बताएंगे, जरूर बताएंगे, आगे बताएंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक फॉर्मूला। देखो कार्बोहाइड्रेट, जब भी हम किसी कार्बोहाइड्रेट को जलाएंगे, ठीक है, किसी भी कार्बोहाइड्रेट को या हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे, सॉरी, ठीक है किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर हम जलाएंगे, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है। क्या होता है, CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, मेरे साथ बोलो, CO2 H2O और हीट प्रोड्यूस होता है जब भी मैं किसी हाइड्रोकार्बन को जलाता हूँ। अब हो सकता है तुमको, ये तो बहुत ही बेसिक है तो इसको याद कर लेंगे, लेकिन मान लो अगर मैंने तुमको ये लिख के दे दिया तो C6 मैंने तुमको C6H14 दे दिया तो कैसे करोगे, ठीक है। तब क्या करोगे, तब तुम ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, CXHY x प्लस y बाय अपॉन 4 O2 x CO2 प्लस y बाय 2 H2O, ठीक है। इसमें x क्या है, x है नंबर ऑफ कार्बन और y क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या डालोगे, x की वैल्यू डालोगे यहाँ पर 6, y की वैल्यू क्या डालोगे 14, ठीक है। इसको इसमें पुट कर दोगे तो तुमको इक्वेशन मिल जाएगी। और कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, अगर जिस भी बच्चे ने ये सॉल्व करा है, ठीक है, वो जरूर मेरे को बताना ये वैल्यू रखने पर आपको क्या इक्वेशन मिल रही है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे। क्या क्लियर है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर है तो अभी के अभी लिख दो कि हाँ मेरे को क्लियर है, और एकदम फुल 110% मेरे को ये कंसेप्ट क्लियर आएगा, और इसमें से भी कोई भी सवाल आएगा तो मैं फोड़ दूंगा एग्जाम में, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे अब हम बात करते हैं। लेट मी चेक द कैमरा फर्स्ट। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे बात करते हैं। देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा है, ठीक है। कैसे उल्टा है, देखो जनरल फॉर्मूले से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, A प्लस बी गिव C, यहाँ पे क्या लिखा है, CA प्लस बी, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैं एक रिएक्टेंट लेता हूँ जो पर्टिकुलर एनर्जी देने से, ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी देने से टूट जाता है एक या दो से अधिक प्रोडक्ट में, ठीक है, एक या दो से अधिक प्रोडक्ट में ये हमारा टूट जाता है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं,
उसमें ये हमारा जो रिएक्टेंट है ये टूट जाता है। अब इसको एनर्जी देंगे, भाई एनर्जी कैसे कैसे दे सकता हूँ, मैं हीट कर सकता हूँ, मैं सनलाइट दे सकता हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट दे सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या क्या लिखा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है ये जो डेल्टा का साइन है, ठीक है, जो ट्रायंगल मैंने छोटा सा बनाया है, सो डेल्टा का साइन बोलते हैं, इसको मैं हीट दे रहा हूँ, ठीक है। ये जब भी जहां पर भी ये साइन दिखेगा इसका मतलब है हीट दे रहा हूँ, ठीक है। एच न्यू लिखा मैंने यहाँ पर, एच न्यू का मतलब क्या होता है, सनलाइट, ठीक है। ये वी नहीं है, ये न्यू है, इसको न्यू पढ़ते हैं, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या तीनों साथ में देंगे, नहीं, कोई इनमें से कोई भी एक मैं दे सकता हूँ, ठीक है। हाँ, लेकिन इस पे सवाल आया था 2018 में, ठीक है। बेसिकली 2018 का जो बोर्ड्स थे उसमें सवाल आता है कि भाई 3 एग्जांपल बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के जिसमें एक में हीट दिया हो, एक में इलेक्ट्रिक करंट दिया हो और एक में सनलाइट दी हो, ठीक है। और तुमसे पूछा था, और कोई भी घबराने की वाली बात नहीं है कि कहाँ से लाएंगे भैया, सिंपल है, बुक में ही दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, यहाँ पे भी लिख के लाया हूँ, रट लेना अच्छे से और लिख के आ जाना बस, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, सबसे हमारा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, वो है ये फेरस सल्फेट का। कौन सा, फेरस सल्फेट का, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेते हैं, क्या लेते हैं, ग्रीन क्रिस्टल्स लेते हैं, ग्रीन क्रिस्टल्स। तो ग्रीन बड़े प्यारे प्यारे से क्रिस्टल्स होते हैं, हमने भी लैब में बनाए हैं ये, ठीक है, अपने 12th 11th में मैंने आई थिंक बनाए होंगे, बड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इन ग्रीन क्रिस्टल्स का क्या करते हैं, इसको हीट करूंगा, क्या करूंगा, हीट। तो जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो भाई हीट करने से क्या होगा, देखो इसके अंदर मैं क्या लिखा है, .7H2O। तो जैसे ही मैं इसे हीट करूंगा भाई पानी क्या होगा, हवा बन के उड़ जाएगा, ठीक है, हमारा गैस बन के पानी उड़ जाएगा। तो जब गैस बन के पानी उड़ जाएगा तो हमारा क्या रह जाएगा, मात्र फेरस सल्फेट रह जाएगा, क्या रह जाएगा, फेरस सल्फेट रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर जब उसको हीट करूंगा तो हमको क्या मिलेगा, FeO3, यहाँ पे माफ करें थोड़ा सा भावना में बह गया था मैं, Fe2O3, क्या मिलेगा हमको, Fe2O3 मिलेगा, ठीक है। Fe2O3 मिलेगा, SO2 मिलेगा और SO3 मिलेगा, ठीक है। ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। तो SO2 और SO3 हमारे तुम्हारी गैस बन के निकल जाएंगे और हमारे पास क्या रह जाएगा, Fe2O3 मिल जाएगा, ठीक है। आयरन टू ऑक्साइड इसको बोलते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आयरन थर्ड ऑक्साइड, सॉरी, आयरन थर्ड ऑक्साइड, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो है हमारा, देखो हमारे जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हैं वो कैसे हैं, ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है। और जो तुम्हारा फेरिक ऑक्साइड है ये कैसा है, रेड कलर का है, कैसा है, रेडिश ब्राउन होता है ये, ठीक है। जंग नहीं लग जाती है, देखते हैं दरवाजों पे जंग लग जाती है, वो क्या होता है, यही होता है Fe2O3, ठीक है। इसकी वजह से वो जंग लगती है, ठीक है। तो ये हमारा रिएक्शन है जिसमें हम ये देख रहे हैं कि आयरन सल्फेट हमने लिया, ठीक है, और फेरस सल्फेट लिया F7H2O, उसको हीट किया, हमारे पानी जो था H2O जो था वो इवोपरेट कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फेरस सल्फेट होगा उसको जब फर्दर हीटिंग करूंगा तो मेरे को मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा SO2 और SO3 मेरे को मिलेगा। यहाँ पे कलर का ऑर्डर भी याद रख सकते हो कि सबसे पहले ग्रीन होगा, फिर वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब व्हाइट हो जाएगा, और फिर वो रेड हो जाएगा, ठीक है, जब उसको और फर्दर हीट करेंगे, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, इसके अदर एग्जांपल की बात, अच्छा इसके इस एग्जांपल से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। जैसे जब तुम इसको हीट कर रहे होगे ना तो क्रैकिंग साउंड आएगा, ठीक है, जब तुम इसे चलोगे तो कुछ क्रैकिंग साउंड आएगा यहाँ पर, ठीक है। कलर चेंज का ऑर्डर ग्रीन, व्हाइट और रेड, ठीक है। एग्जाम्पल किसका है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल। देखो इसमें तुम एनर्जी दे रहे हो ना, हीट दे रहे हो, तो जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट दे रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन का, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट में तुम रख दोगे, चाइना डिश में जो लिखा होगा एनसीईआरटी में कि भाई सिल्वर क्लोराइड है, उसको चाइना डिश में रख के छोड़ दो, चाइना डिश में रख के छोड़ दोगे, ठीक है। सनलाइट में एक दिन वापस आओगे, चांदी ही चांदी होगी तुम्हारे पास, ठीक है। मतलब देखो सिल्वर क्या है, यहाँ पे सिल्वर मिल जाएगा तुमको और क्लोराइड मिल जाएगा तुमको, ठीक है। क्लोराइड गैस निकल जाएगी तो अपने पास क्या रह जाएगा, चांदी, मतलब सिल्वर रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल दे रखा है H2O का, ठीक है।
H2 का यहाँ पे करंट देके इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे, ठीक है। एसिड बेस में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इस इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो H2 का हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और हाफ O2 मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है AgBr, ठीक है, AgBr। तो जब इसमें सिल्वर ब्रोम, ठीक है, आगे बात करते हैं, थोड़ा सा कैमरा में दिक्कत हुआ था उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं बता रहा था AgBr के बारे में, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है AgBr का, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड को जब मैं सेम सनलाइट में रखता हूं तो बेसिकली मैं क्या देखता हूं कि हमको मिलता है सिल्वर और ब्रोमाइड। और ये जो रिएक्शन है ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना है। दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, इस पे भी सवाल आए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, कभी कभी बच्चे बहुत इसको कैजुअली ले लेते हैं कि क्या सवाल डायरेक्टली आ जाएगा, क्या ये नोट्स हम पढ़ लेंगे बस हो जाएगा काम खत्म, नहीं, कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ नोट्स पढ़ने पर आप नहीं स्कोर कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। पेपर में क्या आएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इतना भी कुछ घुमा फिरा के नहीं आएगा, इतना कुछ टफ नहीं होगा, ठीक है। बट क्या होगा कि इन सारे रिएक्शंस को पढ़ने के बाद, इनको याद करने के बाद आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। और वो क्वेश्चन कहाँ से लगाओगे, मैं लगाऊंगा, ठीक है, मैं लेक्चर लेके आऊंगा, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कराऊंगा इस केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। अब वो 100 हो 200 हो, ठीक है, ठीक है, या फिर 40 हो 50 हो, जितने भी, ठीक है, जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा। बस आप में से प्रॉमिस करो कि आप उस लेक्चर को देखोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एंड देन यू कैन ओनली स्कोर गुड मार्क्स, ठीक है। आ जाओ, तो हमने बेसिकली डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया। नाउ वी आर स्टडीइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से हमको समझ में आता है भाई किसी चीज को क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा, ठीक है, क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। तो बेसिकली देखो बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, लाइफ का एक लेसन देने वाला रिएक्शन भी है, ठीक है। कि देखो आयरन है हमारे पास, कॉपर सल्फेट है हमारे पास, और जब आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में मैं डिप करता हूँ, देखो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है, ठीक है। तो उस ब्लू कलर के सोल्यूशन में जब तुम आयरन नेल को डिप करोगे तो तुम देखोगे थोड़ी देर बाद तो तुम्हारे ब्लू कलर का सोल्यूशन है, अब वो ब्लू रहेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आयरन क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटा देगा और क्या बना लेगा, आयरन सल्फेट बना लेगा और कॉपर, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो कैसा हो जाएगा, पेल ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा सा पेल ग्रीनिश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमको कैसे पता चलेगा कि भाई कौन किसको डिस्प्लेस करेगा या कौन किसको डिस्प्लेस नहीं करेगा, ठीक है। ट्रिक से तुम याद रख सकते हो कि जो जितना ऊपर उसकी उतनी इज्जत, ठीक है। देखो ये एक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी होगी, जिसमें पोटेशियम सबसे आगे आता है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल में दी हुई है, और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको बच्चे याद करनी ही करनी है, ठीक है। अब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे कोई ट्रिक बता दो, ट्रिक में सिर्फ इतनी से बता सकता हूँ कि जो जितना ऊपर उसकी उतनी इज्जत, ठीक है। बाकी तुमको नंबर ऑफ ट्रिक्स मिल जाएंगी इसको करने के, अलग अलग न्यूमोनिक्स मिल जाएंगे। पर देखो सिंपल से एक चीज बताता हूँ, एक लॉजिक वाली बात बताता हूँ, ठीक है। एक लॉजिक छोटी सी चीज है, इसको 4 बार लिख लो पेपर पे, 4 बार लिख लो, याद हो जाएगी तुमको, ठीक है। किसी न्यूमोनिक की जरूरत नहीं है तुमको, 4 बार इसको पेपर पे लिख लो, तुमको 110% ना याद हो तो मेरे को बताना, ठीक है। फिर भी अगर बोलोगे तो चलो एक न्यूमेरिक लेके आ जाऊंगा, पर मैं मेरे कहने से एक बार 4 बार लिख के देखना, तुमको ये याद हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन से पहले कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं और हाइड्रोजन के बाद कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ये भी याद रखना। देखो हाइड्रोजन जो है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है, तो हाइड्रोजन की ज्यादा इज्जत है, हाइड्रोजन की ज्यादा इज्जत है। तो कभी भी कोई भी रिएक्शन हो उसमें से और कॉपर के साथ अगर रिएक्शन हो, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन हो रहा है कॉपर प्लस HCl, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, बोल देंगे भाई हम ये बना देंगे CuCl2 प्लस हाइड्रोजन, ये बना देंगे। मैं बोलूंगा ये नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई कॉपर की इतनी इज्जत ही नहीं है, इतनी औकात ही नहीं है कॉपर की, ठीक है, कि वो हाइड्रोजन भाई साहब को डिस्प्लेस कर दे, ठीक है। हाइड्रोजन लगा के तुम हमको डिस्प्लेस करोगे, तुम हमसे नीचे आ रहे हो हमको डिस्प्लेस करोगे, इतना इज्जत हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है, ये रिएक्शन
होगा ही नहीं, कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं सकता, तो कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता वहां से, ठीक है, कॉपर हाइड्रोजन लिबरेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मतलब जब मेटल, ये जो मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है और हाइड्रोजन लिबरेट होता है, हमने पढ़ा ना एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ोगे कि जब मेटल क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन लिबरेट करता है, लेकिन कॉपर भाई साहब नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी इज्जत नहीं है, थोड़े मतलब इनके सामने तो बड़े लोग हैं, लेकिन उनसे भी बड़े लोग हैं ये, ठीक है, और उनसे भी बड़े लोग हैं ये, और ये तो सबसे बड़ा, ये कुछ पोटेशियम और सोडियम तो हमारे अडानी और अंबानी टाइप के लोग हो गए, मतलब वहां पे वाले, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, बट बड़े लोग हो गए ये लोग, ठीक है, इनके सामने मतलब ये सब छोटे लोग हैं, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो लाइफ में भी जरा ऐसे ही होता है, ठीक है, जिसकी जितनी ज्यादा इज्जत, जो जितना ऊपर उसकी उतनी ज्यादा इज्जत, तो अपने आप को ऊपर लेके आओ, सक्सेसफुल हो, इज्जत भी फुल मिलेगी, ठीक है। पोटेशियम भाई साहब बोलते हैं हमको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हमको क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्या पढ़ना है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, क्योंकि इनको भी चाहिए फुल इज्जत, मतलब इनको भी थोड़ा सा लिखने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए ना, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप इसको नोट डाउन करो, ठीक है, और हम आगे पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हम क्या देखते हैं कि डबल डिस्प्लेसमेंट का जनरल फॉर्मूला देखो, थोड़ा बाकियों से अलग है, ये देखो, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें हम क्या देखते हैं ना, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये ए बी है, सी डी, ठीक है, ए कहाँ चला गया, डी के पास, और बी कहाँ चला गया, सी के पास। मतलब यहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है, ये कीवर्ड है, याद रखना, कहीं पर भी तुमको लिख के दे एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है इस रिएक्शन में, ठीक है, या फिर तुमसे डायरेक्टली भी पूछ लेता है, एमसीक्यू में डायरेक्टली पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन इन व्हिच द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस, तो बेसिकली द आंसर विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। कौन सा रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इसे एग्जांपल से समझो, यहाँ पे लिखा हुआ है हमको सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, और ये गिव राइज टू बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो देखो सोडियम का है यहाँ सल्फेट के पास, और बेरियम का है क्लोराइड के पास, ठीक है, और दोनों में क्या हो गया एक्सचेंज, सोडियम बेरियम के पास चला गया और सल्फेट क्लोराइड के पास चला गया, ठीक है, सॉरी, सोडियम सल्फेट बेरियम के पास चला गया और सोडियम क्लोराइड के पास चला गया। देखो इस तरह से आपको ये देख सकते हो कि सोडियम हमारा क्या चला गया क्लोरीन के साथ, और सल्फेट हमारा कहाँ चला गया है, बेरियम के पास। मतलब अगर इसको मैं ए बोलूं, इसको ए बोला, इसको बी बोला, इसको सी बोला, इसको डी बोला, ठीक है, तो बी और सी का पेयर बन गया और ए और डी का पेयर बन गया, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, इसको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। अच्छा इससे पहले प्रेसिपिटेट नहीं बना था, वो जहां जहां पर भी पीपीटी बनता है उसको रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन कह सकते हैं। देखो कोई भी रिएक्शन, अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े, कोई भी रिएक्शन ऐसा नहीं होता कि वो इकलौता उसको एक ही रिएक्शन बोल दो कि ये तो कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है, किसी और का एग्जांपल नहीं हो सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम वो एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल हो सकता है, एट द सेम टाइम वो प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल हो सकता है। और एग्जांपल पेपर में जो तुमसे पूछा जाएगा कि एग्जांपल बताओ, एमसीक्यू में पूछा जाएगा, तो तुमको एक इस तरह से भी बोल सकते हैं, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं कि बेसिकली एग्जांपल दो एक ऐसे रिएक्शन का जहां जो डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल हो और प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो। सो दिस इज द एग्जांपल, ये डबल डिस्प्लेसमेंट का भी एग्जांपल है, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी एग्जांपल है, ठीक है। तो दो को पेयर करके पूछेगा डिकम्पोजिशन का एग्जांपल दो और एंडोथर्मिक का भी एग्जांपल दो। तो डिकम्पोजिशन में तुम वो सिल्वर क्लोराइड वाला बता देना, ठीक है, क्लियर। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अच्छा इसका एक और एग्जांपल दे रखा है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड। तो जब ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो बनता है एक लेड आयोडाइड, ठीक है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है। याद रखना ये जो लेड आयोडाइड है ये येलो पीपीटी होती है, येलो पीपीटी यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। इस चैप्टर में दो जगह यहाँ पर क्या हो रही है, येलो पीपीटी फॉर्म हो रही है, एक लेड आयोडाइड की और एक लेड ऑक्साइड की फॉर्म होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। जब लेड नाइट्रेट को तुम हीट करते हो, मैंने बोला था ना एक रिएक्शन रह गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, बताता हूँ, छोड़ता मैं कुछ नहीं, ठीक है। लेड नाइट्रेट जब उसको हीट करोगे तो क्या बनेगा, लेड
ऑक्साइड बनता है जो कि येलो येलो इन कलर होता है, और तुम्हारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस बनता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस के प्रेजेंस को हम चेक कैसे करते हैं? जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है तो ब्राउन फ्यूम्स आते हैं, ऐसे ब्राउन कलर का धुआं सा निकल रहा होगा, फ्यूम्स निकल रहे होंगे, ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, तो हमें पता चलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है। अच्छा, सल्फर डाइऑक्साइड आता है तो कैसा होता है? पंजेंट स्मेल आता है। कैसा आता है? पंजेंट स्मेल। ठीक है, प्रोटॉन एक्स की स्मेल बोलते हैं। अच्छा, दूसरे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि भाई फेरस सल्फेट है। अब इसमें जो 7H2O है, ठीक है, वहां पे जगह थोड़ी कम पड़ रही थी इसलिए मैंने बताया नहीं था, यहाँ भी बता देता हूँ कि 7H2O जो है, ठीक है, और ये फिर कॉपर सल्फेट 5H2O जो होता है, ठीक है, जो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे इसको, ये 7.7H2O, 5H2O, ये सब क्या है? ठीक है, इसको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर तुमसे पूछूं इसके अंदर कितने नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, तो H2O के आगे क्या लिखा है? 7, तो 7 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। इसके अंदर कितने हैं? इसके आगे क्या लिखा है? 5, तो 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, ये क्लियर है? ये क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसको कहते हैं। ये हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट का, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। ये एग्जांपल बताया तुमको। इसमें पीपीटी बनती है, बेरियम सल्फेट, व्हाइट पीपीटी होती है। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल बताया जिसमें येलो पीपीटी बनती है, लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करता है, लेड आयोडाइड बनता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे आखिरी टाइप ऑफ रिएक्शन पे, रिडॉक्स रिएक्शन पे। किस पे? रिडॉक्स रिएक्शन। और इसको लास्ट में आ रहा है, इसको ऐसा मत समझ आ रहा है लास्ट में आ रहा है, चल तुरंत कह देते नहीं, वो भाई पेपर का माहौल बदल देगा। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर। ठीक है, तो देखो रिडॉक्स रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है, ये थोड़ा सा कट रहा होगा, इसको मैं जरा नीचे करके लिख देता हूँ। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा हो, उसको मैं क्या बोलता हूँ? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलता हूँ? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, काफी देर से वैसे मैं सीरियस हूँ। ठीक है, लेकिन सीरियस होना पड़ता है। ठीक है, फिर तुम बोलोगे कि ज्यादा बातें हो रही है, पढ़ाई तो होनी है। ठीक है, ऐसा वाला काम मैं नहीं करता। ठीक है, कभी कभी माहौल को हल्का भी कर देते हैं। ठीक है, पर अभी फोकस करते हैं, फिर लेक्चर की लंबाई भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, अब बोलोगे भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता क्या है? देखो रिडॉक्स रिएक्शन तो आपने बता दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ठीक है, तो अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कोई कंपाउंड है या कोई एलिमेंट है, उसको ऑक्सीजन मिलेगा तो उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उससे हाइड्रोजन निकल जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसको उसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने साइकिल लिखी है, ऊपर के लेवल की बात है, 11th में समझ में आएगी। ठीक है, ये ऊपर के लेवल की बात है, ये सारी चीजें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे समझ में आएगा। बोले भाई यहाँ क्यों लिखी है फिर, तो 11th में समझ में आएगा। ठीक है, कोई तो बोल रहा है मैं तो लूंगा ही नहीं साइंस, मेरे को क्यों बता रहे? फिर देखो इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है एट द सेम टाइम सब कुछ स्टूडेंट्स हों जो ICSE बोर्ड से हों, या फिर कुछ स्टूडेंट्स हों जो किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ठीक है, या आगे करने वाले हों। ठीक है, कुछ भाई आज की डेट में देख रहे 6th क्लास से बच्चों को आइलैंड में डाल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उनके लिए लिखा है भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी गेन ऑफ सॉरी ऑक्सीडेशन हम कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, बाकी ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, रिडक्शन में उसका उल्टा हो जाएगा, गेन ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं इसके कॉपर। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। कॉपर टू ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, अच्छा तो देखो कॉपर को क्या मिली? ऑक्सीजन। कॉपर को के पास यहाँ पे ऑक्सीजन थी, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन यहाँ पर इसके पास ऑक्सीजन है, तो मतलब कॉपर को क्या मिली? ऑक्सीजन मिली, तो इसको क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, मार्कर छुट्टा हुआ, बंद कर लो इसे। ठीक है, इसी दूसरा इसी रिएक्शन को अब हम फर्दर क्या करें, जब ये कॉपर ऑक्साइड बन गया ना, ये ब्लैक कलर की लेयर बन जाएगी। तो देखो करना क्या है, तुम्हारे घर में कॉपर एक तार लेना, छील देना उसको। ठीक है, तार को छील देना, बढ़िया उसको गर्म करना, देखना वो काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। काला क्यों हो जाता है? काला क्यों हो जाता है? काला इसलिए हो जाता है, काला इसलिए हो जाता है क्योंकि उस पर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है, कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, दैट्स व्हाई वो काला हो जाता है। ठीक है, उसी को फिर क्या कर दो? हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दो दोबारा। जैसे ही उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे उसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। कॉपर ऑक्साइड का क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा कॉपर में। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा कॉपर में, और H2 का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। देखो 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 बच्चों, देखो देखो, ठीक है,
कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है यहाँ पर, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, और हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है, क्लियर है कि कॉपर का ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा मैंने यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये लिखा, रिडक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इनटू कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू H2O। ठीक है, अदर कुछ एग्जांपल दिए हैं, इन पे सवाल लेते, देखो जो भी एग्जांपल बता रहा हूँ ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, इन सब पे सवाल है, इन सब पे सवाल है। ठीक है, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, मैग्नीज रिएक्शन करेगा ऑक्साइड के साथ, तो हमारा HCl और मैग्नीज क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीज क्लोराइड बनेगा, और क्या बनेगा हमारा H2O और क्लोराइड बनेगा। ठीक है, ये सब पे क्या है, सवाल है, इन सबको एग्जाम्पल को याद रखोगे, इन सब एग्जाम्पल को क्या रखोगे, याद रखोगे। ठीक है, देखो यहाँ पे मैग्नीज के पास क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है, ये Mg नहीं है, ये मैग्नीज है, Mn है। ठीक है, मैग्नीज है, मैग्नीज के पास क्या ऑक्सीजन है, देखो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं, ठीक है, नहीं है, यहाँ पर है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, क्लोरीन, क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का क्या हो रहा है, अच्छा बताओ क्लोरीन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि इसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, तो ये सारे टाइप ऑफ रिएक्शंस हमने पढ़े। अब हमको आगे पढ़ना है कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, क्या पढ़ना है, कोरोजन और रेंसिडिटी। ठीक है, वहीं पे एक छोटी सी चीज तुमको बता देता हूँ, एक छोटी सी चीज। ठीक है, तुमको पता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस कहते हैं, क्या ये बात पता है। ठीक है, बोला अब यहाँ ये कहाँ से आ गया, छोटे छोटे पॉइंट्स ये याद रख लेने चाहिए। ठीक है, भूले भटके वहीं से आ जाए सवाल। ठीक है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वाटर गैस, क्या बोलते हैं, वाटर गैस। ठीक है, छोटे छोटे से पॉइंट है, इसको याद रख लेना। ठीक है, अच्छा इसको भूल भी जाओगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ बाकी जो चीजें पढ़ा रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ओरिएंटेड है, कुछ चीजें एनसीईआरटी से बाहर जाके एक एक का दुक्का बताइए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी की। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर होता है, हो जाएगा समाप्त। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एक्टिविटी की तरफ। ठीक है, और एक्टिविटी करने के बाद ठीक है हमारे पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, समाप्त हो जाएगा हमारा प्यारा सा चैप्टर, और फिर हम करेंगे सवाल। इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम सवाल करेंगे, और अभी हम आगे बढ़ते हैं कोरोजन और रेंसिडिटी की तरफ। ठीक है, नोट कर लो। ओके, तो आगे बात करते हैं, अब बात कर रहे हैं हम कोरोजन और रेंसिडिटी की। ओके, तो अब तक हमने, अब हम लास्ट ऑफ द चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अगर आपने अब तक एक लेक्चर को देखा है, कंटिन्यूसली देखा है, तो सल्यूट है भाई। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हो, ठीक है फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो भी आई अप्रिशिएट योर एफर्ट कि आप देख रहे हो और आप लगे हुए हो, मेहनत कर रहे हो। क्यों मेहनत कर रहे हो, नंबर लाने। ओके, क्यों मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको बदलना है, यू वांट टू चेंज। ओके, सो कीप डूइंग। ओके, सो लेट्स फोकस कोरोजन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि कोरोजन क्या होता है। ठीक है, देखो कोरोजन क्या होता है, when a metal is attacked by substances around it such as moisture, acid, etc. उसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। ठीक है, अब बोलेंगे भाई थोड़ा ठीक से समझो, तो डेफिनेशन पढ़ दी। ठीक है, तो देखो कोरोजन का क्या मतलब है कि हमारे आसपास क्या होता है, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस प्रेजेंट है। ठीक है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, और जब वो मेटल, हमारा बेचारा मेटल, जब ये मेटल जो होता है इस पे आसपास की जो गैसेस होती हैं, ठीक है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, मॉइस्चर होता है, ठीक है, वो इस पे जब अटैक करता है, वो इसके साथ जब रिएक्ट करता है, तो हो सकता है इसके ऊपर एक पर्टिकुलर कोटिंग बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, कोटिंग बन जाए, या इसकी एक लेयर शेड हो जाए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या बोलता हूँ, कोरोजन कहता हूँ। क्या बोलता हूँ, कोरोजन बोलता हूँ। जैसे देखते हैं ना कि अगर चांदी की ज्वेलरी होती है, या चांदी का कोई भी चांदी है, मेटल, सिल्वर जो है, ठीक है, अगर उसको एक टाइम के बाद हम देखते हैं कि वो क्या होने लगता है, काला पड़ने लगता है। क्या होने लगता है, काला पड़ने लगता है, ब्लैक होने लगता है। ठीक है, तो वो किस वजह से होता है, हाँ किस वजह से होता है, वो कोरोजन की वजह से। ठीक है, उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग बनने लगती है, सिल्वर पे क्या होने लगती है, ब्लैक कलर की कोटिंग बनने लगती है।
इस वजह से वो क्या होता है, काला पड़ने लगता है, कोरोजन की होने लगता है उस पर। ठीक है, तो ब्लैक कोटिंग फॉर्म होती है सिल्वर पे। इसी ठीक है, ये कलर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ब्लाइंडली इग्नोर नहीं कर सकते। कलर लिख के लाया हूँ तो इसका मतलब है ये याद रखने पड़ेंगे आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रीन कोटिंग होती है किस पे, कॉपर पे। कॉपर का भी कोई ग्लास देखना, अगर किसी घर में कॉपर का ग्लास हो तो आप पुराना कहीं कॉपर का ग्लास तुम्हें मिले तो देखना उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। ठीक है, कुछ बच्चों को याद भी आता होगा अभी। ठीक है, इसको मैं टार्निशिंग बोलता हूँ, इसके लिए स्पेशल एक टर्म यूज कर ली, टार्निशिंग। ठीक है, इसे हम टार्निशिंग कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह से रस्टिंग। रस्टिंग रस्टिंग क्या होता है, जब आयरन पे जंग लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, रेडिश ब्राउन कलर का रस्ट फॉर्म होता है आयरन पे, इसको हम रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पर टर्निशिंग, रस्टिंग और कोरोजन, इनमें सब सोचने लगते हैं कि भाई रस्टिंग अलग होता है, कोरोजन अलग होता है। नहीं, देखो ऐसा है, कोरोजन एक बिग कैटेगरी है। ठीक है, उसके अंदर आते हैं ये सारी चीजें, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन और टार्निशिंग, रस्टिंग। तो दीज ऑल आर एग्जांपल ऑफ कोरोजन। ये सब क्या है, बेसिकली एग्जांपल होते हैं किसके, कोरोजन के। ओके, तो हमने अभी तक क्या समझा, अभी तक हमने कोरोजन समझ लिया। ओके, लेट मी चेक द कैमरा। ओके, कैमरा चल रहा है, हम भी चलते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ रेंसिडिटी की। क्या बात करता हूँ, रेंसिडिटी की। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है, देखो कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम अपना जो फूड है उसको ओपन में अगर छोड़ देते हैं तो थोड़ी बात क्या देखते हैं, उसका टेस्ट चेंज हो सकता है, कलर चेंज हो सकता है। अभी देखो, अभी अगर इसके बाद एक एप्पल ले लो, क्या ले लो, एप्पल। ठीक है, उसको 5 मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए बाहर छोड़ दो ओपन में, देखोगे वो ब्राउन कलर का उस पर कुछ बनने लगेगा, एक ब्राउन कलर की लेयर उस पर फॉर्म होने लगेगी। ठीक है, तो ये कैसे हुआ, हाँ ये कैसे हुआ, उसके कलर में चेंज क्यों आया, ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो जब भी किसी फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, जब भी किसी फूड का, ठीक है, जब भी किसी फूड का या फैट का, ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उसको ही बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ, रेंसिडिटी कहता हूँ। ठीक है, अब जब ये फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, अब फूड का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि फूड के साथ ऑक्सीजन जो हमारे आसपास होती है ना, वो जब रिएक्ट कर लेती है उसके साथ, तो उसके रिएक्ट करने से क्या होता है, स्मेल चेंज हो सकती है। भाई खाने की स्मेल चेंज हो सकती है, हम सुनते देखते हैं ना कि भाई ये अरे सही है, अरे एकदम चल जाएगी इसमें। ठीक है, तो ये भी चीज हम देखते हैं। टेस्ट, टेस्ट देखते हैं, खाकर देखते हैं। ठीक है, कि हम देखते हैं कि भाई इसका टेस्ट में थोड़ा नहीं लग रहा सही, हो सकता है ये खराब होगी चीज। ठीक है, ठीक है, स्मेल और टेस्ट में अगर चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली क्या बोल देता हूँ, उसको रेंसाइड बोल देता हूँ। क्या बोल देता हूँ, रेंसाइड हो गया है फूड, और इस प्रोसेस को क्या बोल देता हूँ, रेंसिडिटी। क्या बोल देते हैं, रेंसिडिटी। अब इससे बचाना तो जरूरी ना, हम क्योंकि हम चाहते हैं हमारी जो फूड की शेल्फ लाइफ है वो अच्छी खासी चले। अब देखो एक कंपनी है, वो चिप्स बनाती है। ठीक है, मान लो एक कंपनी वो चिप्स बनाती है। अब वो चिप्स बनाने वाली कंपनी जब उसको रिटेल होलसेलर को देना होगा, मैन्युफैक्चरर को देना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, रिटेलर, इन तक जाएगा और फिर कस्टमर तक जाएगा। तो ये बेसिकली एक लॉन्ग प्रोसेस है। तो इस समय वो चिप्स बीच में खराब हो जाएगा तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो क्या करा जाता है, उन चिप्स को बचाए रखने के लिए और रेंसिडिटी से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज ऑफ चिप्स पैकेट फिल्ड विद N2 गैस। इसमें क्या डालते हैं, एक इनर्ट गैस डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, जिससे कि ऑक्सीजन गैस जो है अब हमारी चिप्स के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते। देखते हैं ना, वो चिप्स का पैकेट होता है इतना बड़ा फुला होता है, उसमें चिप्स निकलती थोड़ी बहुत है बस। ठीक है, लेकिन पैकेट इतना लगता है, हमें लगता है यार कितना बड़ा पैकेट लिया हमने, लेकिन उसको जब ब्रेक करते हैं तो देखते हैं इसमें चिप्स तो इतनी सी थी। ठीक है, क्यों, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ठीक है, जो कि किस लिए होती है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए होती है, कि हमारा फूड जो है, चिप्स जो है वो खराब ना हो जाए। अगर उसमें हल्का सी ब्रेक कर दोगे और उसमें ऑक्सीजन एंटर कर जाएगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां से स्केप करने लगेगा, तो बेसिकली क्या होगा, तुम्हारा चिप्स जो है वो खराब हो जाएगा। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं हम। क्या डालते हैं, कुछ फूड्स होते हैं विच हैव नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ किसी फूड में तो नेचुरली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, या फिर हम एडिशनल एंटीऑक्सीडेंट्स डाल देंगे तो भी हम उस फूड को ऑक्सीडेशन से बचा सकते हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेट। देखो रेफ्रिजरेट करने से क्या होगा, रेफ्रिजरेट करने से ये होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पर क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, मान लो फर्मेंटेशन हो रहा है, ठीक है, फर्मेंटेशन हो रहा है।
अब उसी चीज को मान लो तुमने एक आटा रखा बाहर, ठीक है, मैदा रखा, अब उस मैदे में फर्मेंटेशन हो जाएगा क्योंकि आसपास क्या है, ईस्ट प्रेजेंट होगा, तो फर्मेंटेशन हो जाएगा। लेकिन उसी मैदे को उठा के अगर फ्रीजर में रख दोगे तो वो बहुत ही स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्यों, वहां पे वो टेम्परेचर ही नहीं है जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, वो टेम्परेचर ही तो हीट देगा ना, वो हीट ही नहीं मिल रही, तो रिएक्शन ही नहीं होगा, रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा काफी, तो हमारा फूड प्रिजर्व रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा, प्रिजर्व रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया कि हम चीजों को रेफ्रिजरेट क्यों करते हैं, क्यों हम रिएक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, एंजाइम्स को स्लो डाउन कर देते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को स्लो डाउन करते हैं। हाई क्लास में पढ़ेंगे एंजाइमेटिक एक्टिविटी जैसे टेम्परेचर से इफेक्ट होती है, ये हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है, एंजाइम के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है यार, बहुत कुछ पढ़ना है, तो लोग यहीं फंसे हुए होंगे, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, तो लोगों को लग रहा है अभी यही सब है, बस इतना ही है साइंस, नहीं, अरे ये तो बस कुछ है ही नहीं, ये कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब ये बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है, बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेट कर सकते हैं हम, ठीक है, तो तीन तरीके से मैंने बताया, तीन चार, एंटीऑक्सीडेंट, यूज ऑफ टाइट कंटेनर, चिप्स पैकेट फिल्ड विद नाइट्रोजन गैस, और रेफ्रिजरेट हम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा और टॉपिक जैसे बात कर लेते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज पे, ठीक है, इससे भी सवाल आते हैं कि फिजिकल और केमिकल चेंज, कहने को ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फिजिकल में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, जबकि केमिकल में न्यू सब्सटेंस बनता है, इसमें हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं शुरुआत में, ठीक है। लेकिन इसके एग्जाम्पल में बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई ये फिजिकल एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा। जब भी मैं एकेडमी में पढ़ाया करता था, मतलब अभी पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है, बेसिकली, बट ये आते हैं बच्चों के डिस्कशंस, ठीक है, बच्चे पूछते हैं कि ये फिजिकल का एग्जाम्पल होगा या ये या फिर केमिकल का है, और बच्चे आपस में डिस्कस करने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो उस पूरी दुविधा को शॉर्ट आउट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं, ठीक है, और इन एग्जांपल्स में से ज्यादा तुम्हें सवाल मिल जाएंगे, ठीक है, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर इज अ फिजिकल, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, क्रशिंग ऑफ पेपर कप, क्रिस्टलाइजेशन, इन सबको तुमको याद रखना है, ये सब क्या है, फिजिकल के एग्जांपल लिख दिए एक साइड में मैंने, और एक साइड में मैंने केमिकल के एग्जांपल, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ऑब्वियसली केमिकल रिएक्शन है भाई, ठीक है, हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में पढ़ना है हमको, ठीक है, उसमें हम फर्मेंटेशन पढ़ेंगे, ओके, ठीक है, वहां पे इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, सोलिंग ऑफ मिल्क, ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ केमिकल रिएक्शन, कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना, ठीक है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, जंग लग जाना वो भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, वहां पर भी तुम भाई, वहां पे भी तो हमारा Fe2O3 बन ही रहा है ना, ये Fe2O3 बन ही रहा है ना हमारा, ठीक है, होता क्या है कि आयरन होता है, ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कर लेता है तुम्हारा O2 और H2, ठीक है, और मिलजुल के हमारा क्या बनता है, Fe2O3 बनता है, ठीक है, क्लियर है। अब ये भी बोल रहा है कि ये इक्वेशन एकदम करेक्ट नहीं लिखी है, ठीक है, इतना याद रखो कि Fe2O3 बनता है, ठीक है, रेस्टिंग में। फूड डाइजेशन होना, वो भी भाई कितने सारे केमिकल्स उसमें ऐड किए जाते हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव जूसेस ऐड किए जाते हैं, एंजाइम्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट इज अ केमिकल रिएक्शन, रेस्पिरेशन इज अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, फूड कुकिंग भी क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है तुम्हारे केमिकल चेंज के, और ये है फिजिकल चेंज के। अगर तुमसे पूछता है कोई भी स्टेटमेंट देके कि दिस इज केमिकल रिएक्शन और नॉट, तो यू कैन आंसर इजीली बाय दीज एग्जांपल्स, ओके। अब हम बात करते हैं, देखो अब हमने सारा थ्योरी कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सारी चीजें हमने बात कर ली, चैप्टर हमारा खत्म होने पे, हो सकता चाहूँ तो यहीं पे भी खत्म कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने बोला है एक एक चीज कराऊंगा तो मतलब कराऊंगा, ठीक है, भले लेक्चर की लेंथ जो भी हो जाए, ठीक है, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आई डोंट केयर अबाउट व्यूज और एनीथिंग एल्स थिंग, बट इन सब की परवाह नहीं है मुझे फिलहाल, मेरे को फिलहाल इतना परवाह है कि जो स्टूडेंट देख रहा है ना, उसको सारा कंटेंट उसको सारा मिलना चाहिए, उसको कंप्लीट, ये मेरी ड्यूटी है कि उस बच्चे को सारा मिले, ठीक है। तो अब बस तो एक दो कुछ एक्टिविटी रह गई है, उसको पढ़ लेते हैं और हमारा चैप्टर हो जाएगा समाप्त। और अगर तुमने ये सारे नोट्स तुमने लिख लिए हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है, ये सारे अगर तुमने नोट्स लिख लिए बहुत अच्छी बात है, यू आर ऑन द राइट पाथ, ठीक है। अब हम कर रहे हैं एक्टिविटी, ठीक है, इन और एक्टिविटीज को करने के बाद हम अपना चैप्टर समाप्त कर देंगे और फिर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी के तरफ, ठीक है, इसको नोट डाउन करो।
ओके, तो आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक्टिविटी सेक्शन पर, ठीक है। अब जो भी एनसीईआरटी में इस चैप्टर की एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और जो भी एक्टिविटी दी हुई है एनसीईआरटी में, ठीक है, हम सब पे बात करेंगे। ओके, बट प्रोवाइडेड कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जिसको ऑलरेडी मैंने लेक्चर में डिस्कस कर दिया है, उसके एग्जांपल्स हमने ले ली है, उनके रिएक्शंस हमने पढ़ ली है, मतलब जो भी कंक्लूजन चाहिए हम ऑलरेडी थ्योरी में मतलब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसको हम दोबारा यहाँ पे पढ़ेंगे नहीं। जैसे अब मैं बोलूँ पोटेशियम नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो, सॉरी लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो लेड नाइट्रेट का रिएक्शन करा दो पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो तुमको क्या मिल जाएगा, ठीक है। हमने बात करी थी भाई येलो पीपीटी फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यही चीजें मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, उसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, बाकी के जो भी एक्टिविटी हमें पढ़नी है जो बची है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है जो इसको अलग सेपरेट लेक्चर में देख रहा है, ठीक है, वन शॉट लेक्चर में नहीं देख रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा जहां पर से तुम कंप्लीट लेक्चर में जहां पे मैंने डिस्कस किया है या फिर कोई ऐसा लेक्चर है जो थ्योरी वाला है या टॉपिक वाला है, उस सब के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से देख सकते हो। ओके, आओ बात करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी की एक्टिविटी है, काफी फेमस एक्टिविटी है। देखो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। हम क्या लेते हैं, मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, ठीक है। अब वो जो मैग्नीशियम रिबन मैं ले रहा हूँ, ठीक है, उसको मेरे को बर्न करना है एयर में, ठीक है। क्या करना है, बर्न करना है एयर में, ठीक है। तो उसको बर्न करना है एयर में, तो बर्न करने से पहले मैं क्या करता हूँ, बेसिकली उसको क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। अब उसको क्लीन क्यों किया जाता है सैंड पेपर, सीधा सवाल होता है एनसीईआरटी का, पहला सवाल है दैट व्हाई मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। तो बेसिकली इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर टू रिमूव द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसमें प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली सैंड पेपर से इसको क्लीन करते हैं। क्लियर है, ये छोटी सी चीज क्लियर है। टू रिमूव द प्रोटेक्टिंग लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, विद सैंड पेपर, ठीक है। नाउ द रिएक्शन, जो रिएक्शन है हमारे पास, ये हमारा रिएक्शन है, ठीक है। ये इस रिएक्शन को हम ऑलरेडी कितनी बार बात कर चुके हैं, ठीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, ऑब्जर्वेशन इसमें क्या देखने मिलती है हमको, इसमें व्हाइट डेजलिंग फ्लेम देखने मिलते हैं, ठीक है। व्हाइट डेजलिंग फ्लेम क्या होते हैं, देखो जब हम फुलझड़ी नहीं जलाते दिवाली में, ठीक है, उसमें कैसे चिंगारियां से निकलती हैं, फ्लेम्स निकलती है, वो जो उसी को हम क्या बोलते हैं, डेजलिंग फ्लेम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेजलिंग फ्लेम्स, ठीक है। तो व्हाइट डेजलिंग फ्लेम्स निकलते हैं कहां पर, जब तुम मैग्नीशियम को जलाओगे ना, तो ऐसे ही, ठीक है। मैं दिवाली में कहीं मैग्नीशियम को ही लेके मतलब, हाँ ठीक है, फुलझड़ी की दुकान से फुलझड़ी ले लेना, ठीक है। अगर मतलब जलाते हो, लड़के देख रहे होंगे तो मतलब बोलेंगे अरे फुलझड़ी से हमारा क्या लेना देना, तो मतलब, ठीक है। इधर देखो, व्हाइट डेजलिंग फ्लेम, ठीक है। लड़के होते हैं बड़े बड़े पटाखे फोड़ते हैं, ठीक है, एकदम भारी भड़कम, ठीक है, मजे उसमें आता है। छोड़ो, पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, यहाँ पर पीपीटी का फॉर्मेशन किस में होगा, मतलब क्या पीपीटी बनेगी यहाँ पर, देखो यहाँ पर पीपीटी बनती है, देखो ये मैग्नीशियम रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, तो क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो व्हाइट कलर का ऐश तुमको मिलेगा, व्हाइट कलर का पाउडर तुमको मिलेगा, उसको क्या वो किस चीज की पीपीटी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। किसकी पीपीटी होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की पीपीटी यहाँ पर तुमको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमने 1.1 पढ़ी, जिसमें हमने प्रिकॉशन भी देख लिया, भाई प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए, इसमें सैंड पेपर से क्लीन करना चाहिए। ऑब्जर्वेशन देख लिए, क्या होगा, डेजलिंग फ्लेम होंगे, ठीक है। और क्या होगा भाई, यहाँ पर पीपीटी हमको मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज हमने बात कर ली, अच्छा अब दूसरी एक्टिविटी की बात करते हैं, एक्टिविटी 1.3, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 में हम देख रहे हैं कि हम क्या करते हैं, जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब होती है, उसके अंदर होता है डाइल्यूट HCl। क्या होता है, डाइल्यूट HCl लेंगे और जिंक के टुकड़े उसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या भाई, जैसे तुम ये चीज करोगे तो तुम्हारा जो जिंक है, अब ये देखो जिंक कहाँ आता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर में हाइड्रोजन से ऊपर आता है, तो इट कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन, इसकी इतनी औकात है कि भाई ये इसको डिस्प्लेस
कर देगा। ठीक है, कॉपर को बात की थी मैंने, कॉपर वाला रिएक्शन बताया था, तब मैंने बोला था कि भाई कॉपर की उतनी औकात नहीं है कि वो उसको डिस्प्लेस कर सके। ठीक है, लेकिन हाँ जिंक भाई ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े बड़े लोग हैं हाइड्रोजन से, तो ये डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहाँ से गैस की फॉर्म में निकलेगा और हीट भी प्रोड्यूस होगी। अच्छा, हीट प्रोड्यूस हो रही है तो कौन सा रिएक्शन हुआ, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। कौन सा रिएक्शन हुआ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। इवोल्यूशन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं, हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, मैंने बताया था टेम्परेचर ऑफ बीकर बढ़ेगा, क्यों, हीट निकल रही है तो कहां जाएगी, बीकर में जाएगी, तो बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बीकर गर्म लगेगा, और जब हीट एब्जॉर्ब होती है तो क्या होता है, बीकर ठंडा होगा। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा, डोंट ट्राई विद कंसंट्रेटेड HCl, इट में कॉज ओवरहीटिंग एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, इसको कंसंट्रेटेड HCl के साथ या कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करने की कोशिश मत करना, बिकॉज इट कैन कॉज ओवरहीटिंग। इसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है, इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो सकती है कि हो सकता है तुम्हारी जो टेस्ट ट्यूब है वो फट जाए, एक्सप्लोड कर जाए। ठीक है, तो प्लीज डोंट ट्राई इट विद कंसंट्रेटेड HCl। ओके, तो ये हमने दो एक्टिविटी पढ़ी, एक एक्टिविटी अभी हमारी और पढ़नी है हमको, एक्टिविटी 1.7, तो इसको मैं मिटाता हूं, उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 1.7। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई हाँ, इससे मेरे को एक डाउट है, तो मैं जरूर उसको आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा, कोशिश क्या, मैं 100% करूंगा। ठीक है, अच्छा, ये जो एक्टिविटी है 1.4 1.5, देखो ये सारी जितनी भी एक्टिविटी है ना, इनको अगर मेरे बात पे विश्वास नहीं है कि आप छोड़ रहे हो, नहीं छोड़ रहे, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार जाके देख लेना, और जो नोट्स तुम्हारे पास है उसको मैच कर लेना, कुछ अलग मिल जाए तो मेरे को बता देना। ठीक है, कि ये अलग मिल गया, आपने ये चीज नहीं पढ़ी। ठीक है, ओके, तो ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, अब हमको एक एक्टिविटी और पढ़नी है, एक्टिविटी 1.7, जिसमें हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करने जा रहे हैं। बहुत ही कमाल की एक्टिविटी है, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसको तुम घर पे भी ट्राई कर सकते हो, मैं बताऊंगा घर पे कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, कैमरा हमारा चल रहा है और ये हम बढ़ते हुए इतिहास रचने के करीब, मतलब मैं यूट्यूब पे आया वापस 2 साल बाद। ठीक है, तो अब ये पहला चैप्टर कंप्लीट होने जा रहा है, बहुत ही दिल से खुशी है। ठीक है, इतनी खुशी, ठीक है, इतनी खुशी क्या बताएं, बहुत अच्छी लग रहा है मेरे को, मैं चैप्टर मतलब कंप्लीट, ऑब्वियसली बहुत सारे थोड़ा पर्सनल बातें नहीं करते हैं यहाँ पे, चलो आगे बढ़ते हैं। बोलोगे ये बातों में डिसलाइक कर दिया फिर। ठीक है, देखना, मेरे को खुद प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं भाई। ठीक है, चलो आगे। तो ये एक्टिविटी 1.7 हमको पढ़नी है, उसमें हम बात कर लेते हैं। ओके, तो फाइनली अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की, किसकी, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, मतलब हम क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे वाटर में। देखो मैंने क्या लिया, एक जग ले लिया है। ठीक है, पता नहीं जग में क्यों कर रहे हैं इसको, बट कर रहे हैं। ठीक है, भावना में भाई होंगे एनसीईआरटी वाले, बट हम इसको एक्सपेरिमेंट को जग में कर रहे हैं। ठीक है, और जग में मैंने क्या लिया, टेस्ट ट्यूब ले ली। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब लिया, बोलेगा टेस्ट ट्यूब क्या दिख रही है, देखो ये टेस्ट ट्यूब है, इसको उल्टा करके रख दिया है, कैसे रख दिया, उल्टा। तो सबसे पहले तो मैं क्या लूंगा, कार्बन रॉड्स लगूंगा, जग में करूंगा होल करने से क्या होगा, यहाँ पर कार्बन रॉड्स लगा दूंगा। ठीक है, क्या लगा दूंगा, कार्बन रॉड। तुमको कार्बन रॉड ना मिले, पेंसिल लेना, पेंसिल छील देना, उसमें से कार्बन निकाल लेना। ठीक है, बीच में लेड होगी ना, लीड जो होती है वो कार्बन रॉड ही तो है, वो कार्बन ही तो है। ठीक है, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, और होल करने के बाद जग में लगा दिया, और यहाँ पे क्या लगा देंगे, रबर स्टॉपर। क्या लगा देंगे, रबर स्टॉपर, जिससे जो तुम्हारा वाटर होगा वो लीक नहीं करेगा ना भाई, पानी भी तो भरना है इसके अंदर, क्या नहीं, इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करेंगे। ठीक है, तो पानी इसमें भर दिया, ये हमारा नीला नीला पानी हो गया, काला बना दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा नीला कर देते हैं इसको। ठीक है, हाँ बढ़िया, अब बढ़िया लग रहा है, हाँ अब लग रहा है, हाँ पानी में। ठीक है, तो पानी इसमें भरा है। ठीक है, इसमें भरा है। अब जो हमारी कार्बन रॉड्स हैं, अब उसमें हम क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को जिस रॉड को,
जिस रॉड को तुम पॉजिटिव बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे उसको बोलोगे क्या, एनोड। क्या बोलोगे, एनोड। ठीक है, और जिसको तुम नेगेटिव से कनेक्ट करोगे उसको क्या बोलोगे, कैथोड। क्या बोलोगे, कैथोड। क्लियर है। तो कार्बन रॉड है, उस दो कार्बन रॉड है ना तुम्हारे पास, उसमें से जिसको तुम पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे उसको बोलोगे एनोड, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसको तुम नेगेटिव से कनेक्ट करोगे उसको बोलोगे कैथोड। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बैटरी में हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं ना, तो जिसको पॉजिटिव के साइड से कनेक्ट करोगे एनोड बन जाएगा, और जिसको नेगेटिव से साइड से कनेक्ट करोगे कैथोड बन जाएगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं भाई एनोड क्या होता है, कैथोड क्या, हमें यही समझ आता है। कार्बन रॉड लेनी है, पॉजिटिव से कनेक्ट किया एनोड बन गया, नेगेटिव से कनेक्ट किया कैथोड बन गया। क्लियर है। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, जैसे अब तुम अब रिएक्शन देखो, H2O है, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस करने, फॉर एग्जांपल एक बीकर में समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने से क्या होगा, तुम्हारे पास H प्लस के आयंस हो जाएंगे, किसके आयंस हो जाएंगे, H प्लस के आयंस हो जाएंगे, और तुम्हारे पास O2 माइनस, ठीक है, O2 माइनस के आयंस हो जाएंगे। ये आयंस तुमको दिख रहे होंगे कहां पर, अपने बीकर में। ठीक है, अभी जो H प्लस है ना, मान लो यहाँ पर ये जो H प्लस है ना, ये कहाँ अपना चार्ज, इसको क्या चाहिए, ये है पॉजिटिव, तो इसको क्या चाहिए, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज की तरफ जाना चाहता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव की तरफ भागेगा, मतलब ये कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। कहाँ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो ये जो H प्लस मिलकर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। देखो अब यहाँ पे समझाने वाली बात है, ये मत समझना कि भाई H प्लस मिलकर हाइड्रोजन गैस कैसे बना लेंगे। मैं यहाँ पे पूरा केमिकल रिएक्शन ही समझाने बैठा हूँ कि बेसिकली हाइड्रोजन कैसे बनेगा यहाँ। ठीक है, अभी तुम इतना समझो छोटी क्लास के हिसाब से कि यहाँ पर क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। कहने को यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। ठीक है, और उस कोवेलेंट बॉन्ड से, इस कोवेलेंट बॉन्ड से तुम्हारा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन जरूरत नहीं थी हमको ये चीज समझने की। ठीक है, फिर भी समझा देते हैं, फिर बोलेंगे भाई समझाया नहीं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हमारा बन जाएगा। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे देखो, एनोड क्या है, एनोड पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, तो वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो ये पॉजिटिव वाले पे जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, तो कौन सी गैस बनेगी एनोड पे, ऑक्सीजन गैस। क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। तो पॉजिटिव पे कौन सी बनेगी, एनोड पे कौन सी बनेगी, ऑक्सीजन गैस बनेगी। ओके, तो अब हमको ये चीज समझ आ गई कि इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, आयंस टूट जाए, वाटर जो होगा आयंस में टूट जाएगा, और जैसे ही वाटर आयंस में टूट जाएगा तो उसके टूटने से क्या होगा उसके टूटने से बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारा तुमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलेगी। ठीक है, हाइड्रोजन मिलेगी कैथोड पर और एनोड पर मिलेगी ऑक्सीजन। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पर एक चीज मैं और देखूं तो यहाँ पर ये चीज मैं देख सकता हूं कि भाई यहाँ पे ये चीज मैं देख सकता हूँ कि हाइड्रोजन जो है ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ये थोड़ा सा कम लग रहा है। ये गलत बनाया क्या, नहीं गलत नहीं बनाया है, सही बनाया, गलत नहीं बनाया। देखो हाइड्रोजन जो गैस होगी वो तुम्हें डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसा क्यों भाई, हाइड्रोजन ज्यादा क्यों मिलेगी, ऑक्सीजन कम क्यों मिलेगी। ठीक है, देखो रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब H2O का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो उसमें हम देखो हाइड्रोजन जो है उसके दो पार्ट्स हैं और ऑक्सीजन की क्या है, एक ही पार्ट है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में कंबाइन करते हैं, मतलब H2O का अगर हम बात करें तो उसमें हाइड्रोजन ऑलरेडी डबल होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो दैट्स व्हाई हमारी जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा बनती है। ठीक है, भाई देखो फॉर्मूले में ही ज्यादा हाइड्रोजन है, तो दैट्स व्हाई हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा बनती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अकॉर्डिंग टू द रेशियो। ठीक है, अच्छा तो ये रेशियो होता है H2 का। ठीक है, ये रेशियो है कंबाइंड रेशियो, जिस रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं उसका रेशियो है। ठीक है, 2:1 में कंबाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा मास का भी रेशियो मैं बता देता हूँ कि मास का रेशियो क्या होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1। ठीक है, 1 U। 16 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 U। तो अगर इसको लिखोगे 2:16 तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 1:8। तो मास किस रेशियो में कंबाइन करता है, अगर तुमसे डायरेक्टली पूछे मास किस रेशियो में कंबाइन करता है तो होता है 1:8। ठीक है, और डायरेक्टली अगर तुमसे पूछे कि सिंपल रेशियो बताओ किस सिंपल रेशियो में वो कंबाइन कर रहे हैं तो 2:1। ठीक है, क्लियर है। अगर वो मेंशन करेगा कि मास का बताओ तभी मास का बताना। ठीक है, वरना 2:1 ही आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। इसको तुम घर पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस ले लेना। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखेंगे क्या मेरे को गैस दिख रही है यहाँ पर, क्या मेरे को पता कैसे चलता है कि हाइड्रोजन बन गया या फिर
ऑक्सीजन बन गया, ठीक है। या फिर मेरे को पता कैसे चल रहा है कि कौन ज्यादा बन रहा है कौन कम बन रहा है, क्यों? देखो मेरे एक्चुअली यहाँ पे गैस नहीं दिखेगी, ना हाइड्रोजन दिखेगी ना ऑक्सीजन, दोनों ही कलरलेस होती है तो दोनों ही नहीं दिखेंगी, ठीक है। मैं क्या देख रहा हूँ, अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस कितना हुआ है, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर कितना डिस्प्लेस हुआ है, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है। जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है उससे ही मेरे को पता चलता है कि जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा बनी है और ऑक्सीजन जो है कम बनी है। देखो यहाँ पर गैस बनेगी तो गैस प्रेशर लगाएगी ना वाटर पे, गैस प्रेशर लगाएगी तो वाटर कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, टेस्ट ट्यूब में कम हो जाएगा, ठीक है। डेट्स व्हाई तो हाइड्रोजन यहाँ पे ज्यादा बनी है तो यहाँ पे वाटर ज्यादा डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और ऑक्सीजन यहाँ पे कम बनी है तो यहाँ पे वाटर कम डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। और वो हम देखें तो डबल द अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ डिस्प्लेस हुआ है कंपेयर टू ऑक्सीजन ट्यूब, या जिस ट्यूब पे ऑक्सीजन बना है, ठीक है। क्लियर है इस चीज को, ये चीज क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। बताओ अब कोई डाउट है इस चैप्टर में, ठीक है। कुछ भी ऐसा है जो मैंने छोड़ा है, कुछ भी ऐसा है कुछ छोड़ा है, कोई भी एक ऐसी लाइन है एनसीईआरटी में, कोई ऐसा शब्द है एनसीईआरटी में, ठीक है, जो मैंने छोड़ा, ठीक है, तो मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि हाँ ये नहीं पढ़ाया है, इसको भी पढ़ा दो तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा। वैसे मेरे साइड से मैंने सारी चीजें कवर कर दी हैं, एवरीथिंग इज कवर्ड, ठीक है, इन दिस कंप्लीट लेक्चर। ओके, तो इस लेक्चर के बाद अब आपको क्या करना है, इस लेक्चर के बाद अब आएगा एक सवाल वाला, क्वेश्चन वाला लेक्चर, ठीक है। हर एक लेक्चर के बाद उसके सवाल, उसके ऊपर क्या सवाल बन सकते हैं उसका लेक्चर आएगा, ठीक है, उसका लेक्चर आएगा, उसको भी देखना है, सिर्फ लेक्चर देख के नहीं हो जाएगा, उसको भी देखना है, उसको भी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, उसमें साथ में सवाल बनाएंगे, ठीक है, उसमें साथ में सवाल बनाएंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा फिलहाल, इन फ्यूचर हो सकता है हम लाइव करें, लेकिन अभी फिलहाल रिकॉर्डेड लेक्चर में लेके आऊंगा और क्वेश्चंस के लिए लेके आऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद कोई डाउट है तो मेरे को बता दो, कि कुछ भी अगर तुमको डाउट लग रहा है तो बता देना, और ये भी बता देना कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा कैसा लगा, अगर कुछ कमी है तो मेरे को बता दो, तो क्या मैं पूरी कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ तुम लोगों के लिए खड़ा हूँ, ठीक है, तो जो तुम मेरे को एडवाइस करोगे मैं उस पर इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। जो भी हम चेंजेस ला सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं, क्या क्वालिटी है, ऑडियो है, ठीक है, वीडियो क्वालिटी या ऑडियो कुछ भी है, ठीक है, या किसी को भी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी है, you can free to share your opinion or your views, your thoughts here, but in a manner and दूसरी चीज, थैंक यू वेरी मच कि आपने ये लेक्चर देखा, ठीक है, और ऐसे ही लेक्चर देखते रहना, ठीक है, एंड पढ़ते रहना। ऑल द वेरी बेस्ट।